So now, as we are starting our first lecture of biology, सबसे पहले आपको उम्मीद होगी कि हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे और क्या सीक्वेंस होगा हमारा पढ़ने का। देखो, बिफोर स्टार्टिंग एनी न्यू बैच या एनी न्यू सेशन, किसी भी नए सेशन को या नए बैच को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आखिर हमारा जो एग्जाम है उसकी डिमांड क्या है। डिमांड कहने का मतलब कि एग्जाम में के लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। देखो, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है ये जानना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले लेक्चर में हम सीखेंगे फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। उससे भी पहले हम ये जानेंगे कि आखिर नीट की डिमांड्स क्या है, मतलब नीट में आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किन बुक्स का यूज करना है और कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो अक्सर हम ये गलती कर देते हैं बेटा कि अगर हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम चाहते हैं मार्केट से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की किताब उठा लेते हैं और पढ़ना चालू कर देते हैं, और कुछ ही दिनों बाद हमारे साथ क्या होता है, हम ये नहीं समझ पाते कि आखिर हम हैं कहां पर, हम स्टैंड कहां पर कर रहे हैं। और यही प्रॉब्लम जो है आपको अल्टीमेटली डिप्रेशन देता है और आप खत्म हो जाते हो बीच रास्ते में। फिर आप सोचते हो नेक्स्ट ईयर अच्छा परफॉर्म करेंगे। देखो, एक बहुत ही सीरियस नोट पे बात बता रहे हैं कि अगर आप सीरियस प्रिपरेशन एक साल की कर लो, ठीक है, सीरियस प्रिपरेशन में बोल रहा हूं, प्रिपरेशन नहीं, सीरियस प्रिपरेशन तो 15 लाख स्टूडेंट कर रहा है, तो अगर एक साल की आप सीरियस प्रिपरेशन करते हो तो एक साल मोर देन इनफ है, इनफ नहीं, मोर देन इनफ है नीट को क्रैक करने के लिए। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात ये, पहला सवाल ये उठता है कि हमारा नीट का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पैटर्न क्या है, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चा आधे साल तैयारी कर लेता है और इसी में कंफ्यूज होता है कि हमारा पेपर पैटर्न क्या है। देखो, सबसे पहली बात, जो हमारा पेपर है, ठीक है, हमारा पेपर में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होता है। अगर आपका 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो 180 क्वेश्चन, मोल कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सीधा सीधा 720 मार्क्स का होगा। और 720 मार्क्स में आपको कम से कम आपको ऑब्टेन करने चाहिए 570, ठीक है। मौजूदा समय की सिचुएशंस को देखते हुए 570 मार्क्स से कम होगा तो सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर 720 में 720 पाने का क्या तरीका है, मतलब कोई ऐसा आप रामबाण बताइए जो मैं छोड़ दूं और 720 में 720 मिल जाए। तो यहां पर मैं एक शब्द बोलूंगा तुम्हारे लिए, तुम बेवकूफ हो। 720 में 720 अगर आप ऑब्टेन करने को देखो, आ जाए वो अलग बात है, आ जाए तो उसे मैं मानूंगा कि तुम्हारा अंधा भिड़ गया 3-4 क्वेश्चनों में, क्योंकि फैक्ट ये है कि एक बायो का टीचर भी 90 आउट ऑफ 90 कॉन्फिडेंस से नहीं कर सकता। अगर मैं अपनी ही बात करूं, हाँ, मुझे नीट का पेपर दो, मैं 90 में 88 सॉल्व कर लूंगा, बहुत सही दिमाग चल रहा होगा 89, लेकिन 90 में 90 नहीं, क्योंकि वो 1-2 क्वेश्चन आपके जो होते हैं वो डमी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो उनके चक्कर में फंस के आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लो, ठीक है, 1-2 क्वेश्चन आपने देखा आउट ऑफ ट्रैक आया तो आप पूरा उसकी पूरी फिलॉसफी पढ़ लो, पूरी आपने आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेटा की बुक लाके पढ़ लो, तो यहां पर मैं आपको बेवकूफ कहूंगा। तो अच्छे से समझना बेटा, मैं थोड़ा हार्ड और बोल्ड बोलता हूं लेकिन फैक्ट बोलूंगा, ठीक है। बुरा लगे तुम्हें अगर तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बात जो होगी वो क्लियर कट होगी और सीधी होगी, आप समझना। तो सर 570 ऑब्टेन करने का क्या मैं टारगेट बनाऊं? बिल्कुल नहीं, टारगेट अपना बेस्ट देने का बनाओ। बेस्ट कहने का मतलब मेरा ये नहीं है कि 570 या 600 या 690, बेस्ट मतलब अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना मैक्सिमम दो। गॉट इट? मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा तुम 720 में 700 पाने का टारगेट बनाओ ना, तुम बस ये सोचो, देखो डिप्रेशन बिल्कुल नहीं आएगा अगर तुम ये सोचते हो कि मैं अपना मैक्सिमम एफर्ट दूंगा, अब जो आ जाए वो आ जाए, लेकिन मैं अपना पूरा मैक्सिमम एफर्ट दूंगा। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां पर माइनस मार्किंग है। माइनस मार्किंग यहां पर आपकी 1/4 की है। 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ? 1/4 माइनस, इसे छाप लेना बेटा, ठीक है। पेपर 180 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स, 180 क्वेश्चन 720 मार्क्स, और 1/4 की माइनस मार्किंग पे चलते हैं। जितना लिख रहा है उतना ही करना है बेटा। अगर मैं बायो की बात करूं तो बेटा बायो में जो बाइबल मानी जाती है वो है आपकी NCERT की बुक्स, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। NCERT की जो बुक है वो आपकी बाइबल है बायोलॉजी की। अब कहने का मतलब बहुत क्लियर कट समझो,
आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है। अक्सर आप बहुत सारी वीडियोस देखते रहते हो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और पढ़ने के लिए, विभिन्न तरीके के टीचर से पढ़ते हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो कह रहा हूं उसे सुनना बहुत प्रॉपरली। आप सुनते हो कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, है ना, लाइन बाय लाइन, एक एक वर्ड को बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी चाहिए, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन लाइन बाय लाइन पढ़ने से कभी भी अच्छी रैंक नहीं आने वाली है। लाइन बाय लाइन पढ़ने से आप 72 क्वेश्चन कर पाओगे, और या 70 से 72। तो सर कैसे पढ़ा जाए? पढ़ा जाए इंटरकनेक्शन से। कहने का मतलब, जब मैं जेनेटिक्स डील कर रहा हूं तो मैं उस समय एनिमल किंगडम का भी ज्ञान पे लूंगा, ठीक है। जब मैं प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहा हूं तो उसको मैं रिलेट करूंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ह्यूमन फिजियोलॉजी को रिलेट करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी से। सर ये पॉसिबल है? अरे बिल्कुल यार, ईच एंड एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड। अभी चलो, तो अभी तो शुरुआत है, पहला लेक्चर है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ने और इंटरकनेक्शन मतलब क्या आप जेनेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स को रिप्रोडक्शन में अप्लाई कर पाते हो? कई बार ऐसा होगा, मैं पढ़ा रहा हूंगा आपको 12th एनसीईआरटी और मैं सीधे बोलूंगा एनसीईआरटी पेज नंबर इतना, चैप्टर नंबर इतना, लाइन नंबर इतने पे जाइए, ठीक है। तो ये जब मैं बातें करूंगा तो इसका मतलब वो लाइन वहां से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। हर एक डायग्राम, ठीक है, हर एक चीज की लेबलिंग आपको बिल्कुल परफेक्ट वे में एनसीईआरटी तैयार होनी चाहिए। कहने का मतलब देखो, एक वर्ड में बोलूं अगर, तो एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, आपको एक एक लाइन फाड़ के रखना पड़ेगा। समझ में आया? अब ये बातें हो गई एनसीईआरटी पर। अब एमसीक्यू के लिए क्या लगाएं? चलो, एमसीक्यू के लिए मैं आपको 2 बुक्स प्रेफर कर रहा हूं, 2 में से कोई एक, ठीक है। देखो, मैं प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, वो बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन जो मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, 5-6 दिन का टाइम लगेगा। तब तक क्या करें, ठीक है, तब तक बेटा आप इन दोनों बुक्स को प्रायोरिटी दीजिएगा, ठीक है। तो पहली बुक मैं बोलूंगा आपसे एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। ये बुक अच्छी किताब है, मतलब इसमें बोगस क्वेश्चन कम है, ठीक है। दूसरी बुक, अगर एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप आप नहीं लगाना चाह रहे हो, ठीक है, तो दूसरी बुक जो एग्जिस्ट करती है वो है कुछ नहीं, मतलब खत्म, मतलब आपको सिर्फ यही किताब लगानी, बात खत्म हो गई, एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप। और लेक्चर जब खत्म हो तो उसमें लेक्चर जब खत्म हो उसके बाद आप एक ही दिन में सारे सवाल लगाओगे। इतनी बात एक एक बच्चे को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। बाकी मैं एमसीक्यूज के रिकॉर्डेड लेक्चर डालूंगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट एमसीक्यूज के। तो ये रहेगा हमारा पैटर्न। एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, जो मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताऊं सिर्फ उतना ही पढ़ना है, लाइन बाय लाइन इंटरकनेक्शन के साथ एनसीईआरटी पढ़नी है, एमसीक्यू में एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप लगानी है, और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही हमसे पढ़े, ठीक है। क्योंकि बेटा बहुत फाड़ने के मूड में इस साल, बहुत झटके वाले मूड में, बिल्कुल 2018 मूड में, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही सीरियस होकर में पढ़ना है, और पूरी की पूरी बातें जितनी मैं बोलूं इसको कंप्लीट नोट डाउन करिए, ठीक है। चलिए, अब यहां पर मैं आखिरी बातें आपसे करूंगा, अच्छे से सुनिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अवॉइड, साथ में छापना भाई, अवॉइड मॉड्यूल्स, ठीक है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं स्पेसिफिकली, कुछ मैं बोल रहा हूं, फालतू मॉड्यूल्स वगैरह, बड़ी बड़ी मोटी टेक्स्ट बुक, रमेश, सुरेश, दिनेश, चंपेश, जो इस टाइप की किताबें आती हैं, इन्हें अवॉइड कीजिएगा, ये आपके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। यहां तक मेरी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम शुरू करते हैं फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी सबसे पहले आप सुन के ही चौंक गए होंगे, ये इसका मतलब क्या है। इसमें हम देखेंगे कि 38 चैप्टर्स जो है हमारी बुक में, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी एक्चुअली में 2 सेक्शंस में बांटी गई है, एक 11th और एक 12th। 11th में आपके 22 चैप्टर हैं, 12th में आपके 16 चैप्टर हैं। 11th को मैं कहूंगा, 11th में थोड़ा मोड़ा कुछ चीजें रटनी होती, बाकी पूरी बायोलॉजी कॉन्सेप्चुअल है, मतलब वो चीजें रटनी जो बिल्कुल बेसिक्स हैं, ठीक है, जो बिल्कुल बेसिक चीज है उन्हें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे डाटास, वो तो भाई मैथ्स में भी करना पड़ता है, ठीक है। तो 11th में जो 22 चैप्टर्स है, ठीक है, इसमें बहुत हल्का सा रट्टाफिकेशन है, बाकी 11th आपकी कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, और 12th आपकी कोर कॉन्सेप्चुअल है, मतलब इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट है। अब सर दोनों में इजी कौन है, ठीक है, दोनों में इजी वो है जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब 11th और 12th में इस बात का ध्यान रखना कि बेटा 11th आपकी ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो 11th ज्यादा टाइम लेगी, 12th कम टाइम लेगी। पूछिए क्यों? रीजन ये है कि 11th में मैं आपको पूरी फिलॉसफी सिखा देता हूं बायोलॉजी की, फिर 12th में आप मुझे पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है। और याद रखना बेटा, मेरा पढ़ाने का पैटर्न बहुत फिक्स है कि मैं तुम्हें वो सारी बेसिक चीजें बता दूंगा,
ठीक है, कि कैसे इमारत खड़ी करनी है, ठीक है, और उसके बाद तुम मुझे पढ़ाना शुरू कर दोगे, ठीक है, मतलब मैं सारी बेसिक चीजें बता दूंगा, फिर आप मुझे बताओगे कि नहीं सर ये होगा तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। गॉट इट? तो ये रही आपकी 11th और 12th की कहानी, टोटल 38 चैप्टर्स है। जल्दी इसका पूरा शेड्यूल बना के दे दूंगा कि किस दिन क्या लेक्चर होगा। अब फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी क्या करती है? फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी आपकी 11th और 12th मतलब होल बायोलॉजी की फिलॉसफी आपको बताती है। कहने का मतलब कि जो पूरी बायोलॉजी में जो चीजें इस्तेमाल होंगी, ठीक है, अभी तुम्हें लगेगा कि अरे सर ये तो एक जनरल सी बातें हो रही हैं, पर वो 11th और 12th दोनों में इस्तेमाल होगी। पूरी बायोलॉजी में, कंप्लीट बायोलॉजी में जो चीजें इस्तेमाल होंगी वो हम सीखते हैं फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। और यू विल हार्डली बिलीव, अगर मैं जेनेटिक्स पढ़ा रहा हूं या मान लो मैं फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन पढ़ा रहा हूं, ये सब तुम्हारे लिए ग्लैमरस चैप्टर होते हैं पर बहुत आसान होते हैं, तो अगर मैं ये चीजें पढ़ा रहा हूं तो आप बड़े अलर्ट होकर बैठते हो, है ना। लेकिन मैं आपसे फिर कह रहा हूं फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी सबसे ज्यादा अलर्ट इसमें रहिएगा, क्योंकि जेनेटिक्स का भी बाप है और मैं कह रहा हूं इन 38 चैप्टर्स का बाप है, क्योंकि 38 चैप्टर में लिंकअप, क्योंकि जो मैं आज पढ़ाऊंगा वही मैं इस्तेमाल करूंगा आगे। फिर जब मैं तुमसे बातें करूंगा तो फिर तुम मुझे बताओगे हाँ सर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। चलो समझना, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, बात करें ज्योग्राफी की, बात करें पॉलिटिकल साइंस की या केमिस्ट्री की या फिजिक्स की या बायोलॉजी की, हर सब्जेक्ट की एक फिलॉसफी होती है, ठीक है। फिलॉसफी कहने का मतलब वो बेसिक चीजें जिन पर वो सब्जेक्ट खड़ा होता है। फॉर एग्जांपल जब आप छोटे थे तो आपको आपकी मैडम, ठीक है, आप छोटे थे, ध्यान रखिएगा इस बात पे, आपकी जो मैडम थी, मैम थी, ठीक है, वो मैम आपको सबसे पहले ABCD सिखाई, फिर आपको लेटर्स को जोड़कर वर्ड बनाना सिखाई, फिर वर्ड को जोड़कर सेंटेंस बनाना सिखाई, फिर सेंटेंस को जोड़कर पैराग्राफ, फिर पैराग्राफ को जोड़कर आपको पूरा एक चैप्टर लिखना सिखाई होंगी, है ना। अगर आप जो है ठीक ठाक जगह पढ़े होगे, मतलब जहां मैं पढ़ा हूं वहां नहीं पढ़े होगे तो अब मेरे पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं, तो वैसे ही बेटा हमारी ये जो बायो की फिलॉसफी होती है ना, ये 38 चैप्टर को आपस में इंटरकनेक्ट करती है, ठीक है, और वो सारी बातें बताएगी जिन पर पूरी बायोलॉजी स्टैंड करती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ कॉमन टर्म्स हैं, कुछ कॉमन शब्द हैं जो आपको 24 घंटे याद रखने हैं, ठीक है, और वो कॉमन टर्म्स आप मेरे साथ शुरू करिए लिखना और फिर मैं आपको दिखाऊंगा उसका इस्तेमाल, ठीक है, कहां कहां करती है बायोलॉजी, ठीक है। तो चलिए ये कॉमन टर्म्स आपको 24 आवर्स याद होने चाहिए, मतलब भूलना नहीं है इनको, ठीक है। और बाकी जब मैं आगे ये कॉमन टर्म्स जो मैं बता रहा हूं, इसके बाद जो मैं आगे बताता जाऊंगा, ठीक है, वो पढ़ाने के दौरान, लेकिन ये आपको 24 घंटे याद करना चाहिए, क्योंकि हमारा पहला टॉपिक ही होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। सर आप ह्यूमन फिजियो से क्यों शुरू कर रहे हो? कर रहा हूं तो शुरू करो, रीजन मत पूछो, मैं फिर कह रहा हूं, ठीक है। पहले हम ह्यूमन फिजियो कवर करेंगे, आफ्टर दैट हम फिर लिविंग वर्ड से बिल्कुल सीक्वेंस में जाएंगे, ठीक है। ह्यूमन फिजियो से हम इसलिए शुरू करते हैं क्योंकि ह्यूमन फिजियो में ही पूरी बायो की फिलॉसफी खत्म हो जाती है, 11th और 12th दोनों की। दैट्स व्हाई हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पहले शुरू करते हैं। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आप एक बार सीक्वेंस लिख लो अपनी कॉपी में। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 18 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन खत्म करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे चैप्टर नंबर 17 पर, ठीक है। सीक्वेंस बेटा बहुत सालों की मेहनत के बाद क्रिएट किया है, ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में जाइए मेरे साथ। चैप्टर 18 देन चैप्टर 17 दैट इज रिस्पायरेशन, जिसे हम जानते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के नाम से। इसके बाद आएगा हमारा चैप्टर 19, देन आएगा आपका चैप्टर 20, देन आपका आएगा चैप्टर 60 सॉरी देन आपका आएगा चैप्टर 21, ठीक है, देन आपका आएगा चैप्टर 16, देन आएगा आपका चैप्टर 22। इस सीक्वेंस को आपको वीडियो पॉज करके छाप लेना है, ठीक है। सबसे पहले बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, देन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन उसके बाद आपका आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बाद आपका आएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद आएगा की लोकोमोशन एंड मूवमेंट, इसके बाद न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बाद आपका आएगा इंडोक्राइन सिस्टम, जिसे हम जानते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के नाम पर। तो चैप्टर नंबर 18, ठीक है, चैप्टर नंबर 18 आपका थोड़ा टाइम लेगा, क्यों? क्योंकि इसी चैप्टर में हम बहुत सारी, पूरी लगभग, बहुत सारी क्या, लगभग 90% में बोलूंगा, 90% 18 चैप्टर के थ्रू मैं 38 चैप्टर की फिलॉसफी कवर करूंगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बातें करते हैं। चलो बेटा, सबसे पहले वो कॉमन टर्म्स जो आपको 24 घंटे याद होने चाहिए, ठीक है। सर एक बात याद रखिएगा कि बायोलॉजी में कोई चीज रटनी नहीं होती है। मैं चैलेंज कर सकता हूं कि आप पूरी बायोलॉजी में एक चीज ऐसी नहीं बता पाओगे जो रटना है। तब आप हमसे कहोगे सर साइंटिस्ट का नाम है, अब तुम हमसे बोलोगे कि सर क्या नाम है साइंटिस्ट के नाम के साथ सर ईयर,
तब तो हम भी तुमसे कहेंगे बेटा कि पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम में पाइथागोरस वर्ड तो तुम रटे हो, तो ये थोड़ी यार कोई बात होती है, तो जनरल बातें होती हैं। लेकिन हाँ, अगर तुम ये कहो किसी सब्जेक्ट से कम कॉन्सेप्ट है तो घंटा, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इस बात का कि तुम ऐसी एक चीज बता दो बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्चुअल ना हो। आंख का दो होना है, आंख का दो होना, नाक का एक होना, नथने का दो होना, मुंह का एक होना, लिप्स का ऐसे इंक्लाइन होना, ब्रेस्ट का दो होना, हिप्स का दो होना, नेवल का एक होना और इनकी पोजीशन, कान का दो होना और कान का दोनों इधर ही होना, आंख का दोनों सामने होना। इसका रीजन क्या है? नथने दो ही क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो बेटा अब आपके हर्ट की पोजीशन, इसका रीजन क्या है? बायोलॉजी हर चीज का रीजन एक्सप्लेन करती है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम वो फिर कॉमन टर्म्स सबसे पहले तैयार करते हैं अपने। चलिए लिखना शुरू करिए मेरे साथ। सबसे पहला वर्ड गैस्ट्रिक या गैस्ट्रो। गैस्ट्रो वर्ड कहीं भी लग जाए तो आप समझ जाइए बात हो रही है स्टमक की, ठीक है। साथ में लिखते जाओ, गैस्ट्रो मतलब स्टमक। इंटेरॉन, इंटेरॉन का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। छापो, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, जहां पर बैठे हो, क्लास में बैठे हो, समझे? ऑनलाइन नहीं सुन रहे हो, क्लास के अंदर हो, बिल्कुल उसी मूड में रहो, कमरा करो बंद, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूं गैस्ट्रो मतलब तो अपने रूम से चिल्लाओ स्टमक, गॉट इट? गैस्ट्रो मतलब स्टमक, इंटेरॉन मतलब इंटेस्टाइन। कहीं पर अगर आपका शब्द इस्तेमाल होता है पल्मोन, तो पल्मोन मतलब लंग्स, पल्मोन मतलब लंग्स, ठीक है। इसके बाद कार्डियक, कार्डियक या कार्डियो वर्ड। कार्डियो का मतलब होता है रिलेटेड टू हार्ट। ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मो का मतलब होता है रिलेटेड टू आई, ठीक है। गैस्ट्रो स्टमक, साथ में बोलो, गैस्ट्रो स्टमक, इंटेरॉन इंटेस्टाइन, पल्मोन लंग्स, कार्डियो हार्ट, ऑप्थेल्मो आई। इतना छापा। अगला हिपर, HEPER, हिपर या हिपा, हिपर हिपा, ये शब्द इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब रिलेटेड टू लिवर, छापिए इसको जल्दी से। इसका मतलब रिलेटेड टू लिवर। गैस्ट्रो स्टमक, इंटेरॉन इंटेस्टाइन, पल्मोन लंग्स, कार्डियो हार्ट, ऑप्थेल्मो आई और हिपर लिवर। बेटा ऑप्थेल्मो का जो ओ है ना उसमें आंख जैसा बना दो, ठीक है, तो थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग में सेट रहेगा कि ऑप्थेल्मो मतलब आई, ठीक है। जो कह रहे हैं वो कर लो बेटा, अपना दिमाग मत लगाना। इसको छाप लिया। चलो आगे बातें करते हैं हम। इधर देखिएगा बेटा, सिफेलॉन या सिफेलो। सिफेलो शब्द का मतलब होता है रिलेटेड टू हेड, हेड हेड। अगला ब्रैकिया, ब्रैकिया मतलब आर्म, आर्म, ठीक है। नेजो, नेजो का मतलब नोज, ठीक है। इतना कर लिया। चलो, ब्रैकिया आर्म, सिफेलो हेड, नेसो नोज, ठीक है। मायो रिलेटेड टू मसल्स, ऑस्टियो रिलेटेड टू बोन, कर लिया। जल्दी छापो। मायो मसल, ऑस्टियो बोन, ब्रैकिया आर्म, ऑप्थेल्मो आई, गैस्ट्रो स्टमक, पल्मोन लंग्स, कार्डियक हार्ट, कर लिया। ओके। डोंट, डोंट मतलब रिलेटेड टू, डोंट नहीं डोंट, ठीक है। हेट्रोडोंट, थीकोडोंट, डायफियोडोंट, इन पे बात करेंगे। रिलेटेड टू टीथ, डोंट या डेंट शब्द टीथ से रिलेटेड होता है, ठीक। नेक्स्ट, किसी के भी नाम के पिछवाड़े, पिछवाड़े कहने का मतलब सफिक्स, अगर आइटिस लग जाता है, ठीक है, तो आइटिस का मतलब सूजन, ठीक है। हिंदी में लिखना, ज्ञानवती धारा मत बनना, ज्यादा अंग्रेज मत बनना। आइटिस का मतलब सूजन। जल्दी छापो बेटा। इतना हो गया। चलो
अब मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, तुम जहां पर बैठो वहीं से बोलते जाना, ठीक है? चलो, कार्डियो, कार्डियो मतलब हार्ट, पल्मोन, लंग्स, साथ में बोलते जाओ, ठीक है? मतलब मैं बोलूंगा पल्मोन, तुम खट से वहां से बोलना लंग्स। ना बोल पाओ तो मेरे साथ रिपीट कर देना, ठीक है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेजो, नोज। अगला ऑप्थेल्मो, आई, पल्मोन, लंग्स, कार्डियो, हार्ट, आइटिस, सूजन। अच्छा, अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे हुआ है ब्रोंकाइटिस, तो बेटा बताओ ब्रोंकाइटिस में क्या हुआ है? ब्रोंकाई में सूजन, ब्रोंकाइटिस। अगर मैं बोलूं मुझे हुआ कार्डियाइटिस, मतलब हार्ट में सूजन। अरे अबे, कार्डियो मतलब हार्ट, आइटिस मतलब सूजन। मैं बोलूं मुझे हुआ ऑप्थेल्माइटिस, इसका मतलब आंखों में सूजन। एकदम क्लियर। अगर मैं बोलूं मुझे हुआ पल्मोनाइटिस, मतलब लंग्स में सूजन। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो ये बेटा देखो, ये है इन वर्ड्स का महत्व। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे हुआ है कार्डियो, देखो अबे तुम जानते हो नहीं जानते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। ये है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी, इसके दम पर हम बहुत कुछ कवर करते हैं। चलो अब मैं तुम्हें एक डिसऑर्डर बता रहा हूं, शायद तुमने ना सुना हो, लेकिन उसके नाम से हम पकड़ेंगे, कार्डियोमेगैली। क्या बोला? कार्डियोमेगैली। याद रखना, बायोलॉजी में हर चीज उसका नम्वे बताता है। नम्वे बताता कहने का मतलब उसके नाम में सब कुछ छुपा है। कार्डियो, भाई मुझे नहीं पता ये डिसऑर्डर है क्या, अब मुझसे एग्जाम में पूछ लिया कार्डियोमेगैली क्या है, ऐसे कोई उल्टी सीधी लंबी सी डिजीज का नाम दे देगा तो यहीं पर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर लेगा आपका। कार्डियो मतलब भैया मुझे पता है, कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। मेगा मतलब हो गया बड़ा, ठीक है? तो यहां मेगा मतलब क्या हुआ? बिग, ठीक है? अब इसका मतलब कार्डियोमेगैली, बेटा ये एक ऐसा डिसऑर्डर होगा। सर आपको कैसे पता डिसऑर्डर होगा? कोई भी चीज नॉर्मल से अगर ऊपर नीचे होती मतलब डिसऑर्डर है, मतलब ऑर्डर में गड़बड़ी इज डिसऑर्डर। तो इसका मतलब पक्का ये डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें हार्ट क्या हो रहा है? हार्ट का साइज क्या हो जा रहा है बेटा? बड़ा हो जा रहा है। इतनी बातें क्लियर। तो ये हो गया आपका क्या? कार्डियोमेगैली। चलो अब ऐसे ही हम बेटा साल भर इसको यूज करेंगे अलग अलग जगहों पर। अब आप अगला वर्ड लिखिएगा, किसी की नाम के पिछवाड़े इयासिस लग जाए, जैसे एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस, इयासिस। इयासिस वर्ड का मतलब क्या है? ये सफिक्स की तरह यूज होगा। अगर इयासिस लगता है तो इयासिस का मतलब होता है डिसऑर्डर। इयासिस का मतलब डिसऑर्डर, ठीक है? कर लिया? ठीक है, चलो अगला। अगर अब आप यहां पर इतनी चीजें सीख गए हो, ठीक है? अब आप क्या करना, जिस पेज में ये लिख रहे हो उस पूरे पेज को छोड़ दो, क्योंकि जब मैं पढ़ाता जाऊंगा तो वहां पर मैं आपको नए नए वर्ड्स बताता जाऊंगा, ठीक है? एक बार यार और रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? चलो एक बार और वापस जाते हैं, साथ में बोलो। गैस्ट्रो, स्टमक, इंटेरॉन, इंटेस्टाइन। अच्छा ये बताओ, अगर मुझे हुआ डियोडेनाइटिस, ये डिसऑर्डर शायद आपने ना सुना हो लेकिन आप बता सकते हो, डियोडेनाइटिस। मतलब डियोडेनम, आइटिस मतलब सूजन, डियोडेनम में सूजन इज डियोडेनाइटिस। खत्म कहानी। अगला इंटेरॉन, इंटेस्टाइन, पल्मोन, लंग्स, कार्डियो, हार्ट। अच्छा बताओ, मैंने बोला एक पल्मोनरी वेसल है, वेसल का मतलब पाइप, एक ऐसा पाइप जो लंग से रिलेटेड होगा, तो पल्मोनरी वेसल। खत्म। कार्डियो, हार्ट, ऑप्थेल्मो, आई, हिपर, लिवर। मुझे सुना होगा हेपाटाइटिस, सुना? अच्छा हेपाटाइटिस, हेपा बेटा, हेपा, हीपा, हिपर, इनका मतलब लिवर, पक्का? तो हेपाटाइटिस का मतलब क्या हुआ? आइटिस का मतलब सूजन, सूजन मतलब डिसऑर्डर, एक ऐसा डिसऑर्डर जिसमें लिवर में क्या हो जाए? सूजन, इज हेपाटाइटिस। समझ पाए? इतनी बातें जवानों क्लियर है ना? चलो फिर आगे बात करते हैं। चलिए वापस चलते हैं। सिफेलो, सिफेलो मतलब हेड, ठीक है? ब्रैकिया मतलब आर्म, नेजो मतलब नोज, मायो मतलब मसल। मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल। अच्छा मैं तुमसे कह रहा हूं कि यूट्रस में एक लेयर है, मैं तुमको बिल्कुल मतलब ऐसे समझो तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बस इतना पता है, देखो इससे कितनी चीजें क्लियर होगी। मायोलॉजी, भाई लॉजी मतलब स्टडी, मायो मतलब मसल। अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि यूट्रस, जो फीमेल में यूट्रस होता है, बच्चेदानी, यूट्रस में एक लेयर है जिसका नाम है मायोमेट्रियम। क्या बोला? मायोमेट्रियम। मुझे कुछ भी नहीं पता है लेकिन इतना पता है कि मायो मतलब मसल, तो मायोमेट्रियम इज मेड अप ऑफ मसल। खत्म कहानी, एकदम क्लियर, क्योंकि मायो का वर्ड, मायो वर्ड का मतलब हमें पता है, ठीक है? चलो आगे।
ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब बोन, तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन। ऑस्टियो सर्जन कौन होगा? जो बोन की सर्जरी कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि साइट का मतलब सेल, अगर किसी के भी नाम के पिछवाड़े लग जाए साइट, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल। अब आप कहोगे तो सर ब्लास्ट का मतलब क्या हुआ? ब्लास्ट को भी तो सेल ही है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है पता है? ब्लास्ट और साइट में डिफरेंस पता है? नहीं पता? चलो कोई बात नहीं, अभी सीखते हैं। इधर देखो, ब्लास्ट और साइट, बेटा दोनों का मतलब सेल ही होता है, ठीक है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। अगर किसी के नाम के, इसको छाप भाई, अबे साथ में लिखो, अगर किसी के नाम के पिछवाड़े ब्लास्ट लगता है तो दगता नहीं है, सुनो मेरी बात, ब्लास्ट लगता है तो ब्लास्ट कहने का मतलब होता है कि इमैच्योर सेल, कि सेल अभी मैच्योरिटी नहीं ऑब्टेन करी है, इमैच्योर सेल। और अगर किसी सेल के नाम में साइट लग जाए तो समझ जाना बात हो रही है मैच्योर सेल की। इतनी बातें क्लियर? ठीक है। एरिथ्रोब्लास्ट मतलब इमैच्योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब मैच्योर आरबीसी। अब बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमैच्योर एंड मैच्योर? ये भी सवाल बनता है कि इमैच्योर ठीक है, अभी मैच्योर नहीं है। अरे वो तो जिसे बायो आती नहीं होगी, अंग्रेजी आती होगी, वो भी बता देगा। डिफरेंस क्या है? मतलब इमैच्योर का मतलब क्या है? इमैच्योर का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज इमैच्योर कब कहलाती है? जब उसका जो स्पेसिफिक फंक्शन है, जो उसका जो कार्य है, वो उस कार्य को, उस वर्क को अभी परफॉर्म करने के लिए सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, उसके पास पोटेंसी नहीं है, उसके पास क्षमता नहीं है कि वो उस फंक्शन को भी परफॉर्म कर पाए, तो वो कहलाएगी इमैच्योर। लेट अस सपोज ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल को फोटोसिंथेसिस करनी है, लेकिन ये अभी फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो अभी आप इसे क्या कहोगे? इमैच्योर, क्योंकि जो इसका स्पेसिफिक फंक्शन है वो ये परफॉर्म नहीं कर पा रही है। लेकिन अब अगर ये भविष्य में, ठीक है, भविष्य में इस सेल में क्या हुआ कि भविष्य में इसने क्या किया, अपने अंदर ये एबिलिटी ले आई कि ये जो है सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करने लगी, तो अब आप क्या कहोगे? ये सेल क्या हो गई? मैच्योर। इतनी बातें एकदम क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। इधर देखना बेटा, अब दो तीन और वर्ड सीखते हैं, वो पेज छोड़े गए ना बेटा, पढ़ाते जाएंगे, सिखाते जाएंगे शब्द को। चलिए अब अगला वर्ड है आपका क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफॉर्म, क्लोरीन, सुना होगा ना। क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, क्लोरो वर्ड का मतलब ये होता है ग्रीन। क्लोरोफिल सुना होगा, है ना। क्लोरीन, क्लोरीन गैस का कलर क्या है? ग्रीन, तो क्लोरो का मतलब ही क्या होता है? ग्रीन। मजा आया? क्लोरो का मतलब क्या हुआ बेटा? ग्रीन। इतनी बात एकदम क्लियर? चलो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, उस पेज को छोड़ दो, पहले पेज पलटो, पेज पलटो, उस पेज को हम यूज करते रहेंगे, बार बार जाएंगे, ठीक है, और ये मैं कल सुनूंगा पूरा, ध्यान रखना इस चीज को। अब अगला सुनना बेटा, आगे कहानी। अब मैं यहां पर 4 शब्द लिख रहा हूं, उन शब्दों के आपको मतलब बताने हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से देखिएगा, ना पता हो मना कर देना, क्योंकि यूज होगा, और कोशिश करना पैसा दियो, फ्री में नहीं पढ़ रहे हो तो हर चीज हम मना कर दो, ठीक है। कुछ हम बोले पता है क्या, तो नहीं पता, क्या पता तुम्हें पता हो लेकिन अभी सही ना पता हो, और मैक्सिमम केसेस में यही होता है बेटा, ठीक है। तो हर चीज में बोल देगा सर नहीं पता, बताइए, पैसा दियो, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, आओ इधर आओ बेटा। 4 शब्द हैं, आपको ये चारों शब्द क्लियर होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहला एंटीरियर, ठीक है, अगला शब्द पोस्टीरियर, अगला शब्द वेंट्रल, और अगला शब्द डिस्टल, ठीक है। डिफरेंस क्लियर है? वेंट्रल डिस्टल, वेंट्रल और डिस्टल में, हाँ बताओ। हाँ, आगे का वेंट्रल और पीछे का डिस्टल, पक्का श्योर? जानबूझ के मैंने ये गलत लिखा था, पीछे का डिस्टल नहीं, पीछे का डोर्सल, समझ में आया? तो इन छोटी चीजों में कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आपको चीजें बहुत कायदे से क्लियर होनी चाहिए। तो चलो मेरा एक क्वेश्चन है तुमसे, ये एक जानवर है, ठीक है, ठीक है, ये इसका अगवाड़ा, ये इसका पिछवाड़ा, ओके। बताओ इसका नीचे वाला एंड क्या कहलाएगा? मतलब जहां पर थन है इसके, फीमेल है, हाँ वेंट्रल, लेकिन अभी तुमने बोला आगे का, तो ये आगे कहां है? उसके
उसके लिए तो आगे ये हुआ ना भाई, आगे तुम्हारा ये है तो इसका आगे क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तब तो तुम्हारा आगे पैर के नीचे होना चाहिए। लॉजिकल बात सोचो भाई, इसका आगे नीचे वाला है भाई, इसका आगे ये होगा या ये होगा, आगे क्या मानोगे इसका? हाँ बी वाला ना। अभी तुमने क्या बोला, वेंट्रल मतलब आगे, तो फिर ये वेंट्रल होना चाहिए लॉजिकली। तुम्हारी बात से अगर मैं जाऊं तो हाँ या ना, पक्का? तो मतलब बात कंफ्यूजिंग है ना यहाँ पे, ठीक है। यहीं पर बेटा यही दिक्कत आती है बायोलॉजी में, ठीक है। बायोलॉजी में क्या होता है ना, हम चीज़ों को क्रैम करते जाते हैं, पढ़ पढ़ के सोचते हैं हमें बहुत चीज़ें आ गई, क्वेश्चंस निकल जाते हैं वही रटे हुए, ठीक है। लेकिन हम अच्छा क्यों नहीं स्कोर कर पाते, हम क्यों नहीं सेलेक्ट होते? यार देखो, इट इज़ वेरी इजी टू स्कोर 65 क्वेश्चन और 70 क्वेश्चन, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर 85 क्वेश्चन विथ कॉन्फिडेंस के साथ, क्योंकि एक अच्छा बच्चा बैठा है और वो मुझे वेंट्रल और डोर्सल में गलती बता रहा है, और एक बड़ी गलती, वो क्या कह रहा है, आगे वाला वेंट्रल पीछे वाला डोर्सल। मैं उसकी बात गलत नहीं कह रहा हूं, पर उसका कॉन्सेप्ट गलत है, उसने इस चीज को रट लिया, ठीक है। एक्चुअली में बेटा आप समझना, ठीक है, बुरा तो नहीं लगा, लग भी जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। हमारी बात बुरा भी मान जाओगे बेटा तो उससे अच्छी बात थोड़ी, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, नहीं, ठीक है। और सच बात बुरी लगती है लेकिन बाद में बहुत काम आएगी, ठीक है। अभी मन में गरिया लो जितना गरियाना है, बाद में नहीं गरियाओगे, ठीक है। इधर देखो, ये जो चारों शब्द हैं, ठीक है, तुम कैमरे के पीछे बैठो, ये जो एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल और डोर्सल हैं, ठीक है बेटा, ये चारों शब्द सबसे पहले 4 पैर वाले जानवरों के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या बोला? 4 पैर वाले। ये जो नहीं, पहली बार जब ये वर्ड इस्तेमाल किए गए, एंटीरियर, पोस्टीरियर, वेंट्रल और डोर्सल, ये चारों शब्द आपके 4 पैर वाले जानवरों के लिए थे, ठीक है। इतनी बात एकदम क्लियर। तो चलो अब मैं बनता हूं 4 पैर वाला जानवर, ठीक है, इधर, ठीक है, ये मैं ऐसा बन गया, ठीक है, अभी सही है, दिख रहा हूं? हाँ, ये मैं 4 पैर वाला, बकरी, सांड जो मानना हो मान लो, ठीक है। अब देखो मेरी बॉडी का कैसे, दिख ही रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? दिख रहे हैं बेटा। जो जमीन की तरफ जितना फेज है, ठीक है, जितना भी रीजन मेरा जमीन की तरफ है, ठीक है, ये 4 पैर वाला जानवर हो गया, ठीक है। जितना इधर आना, इधर आओ, ऐसे आओ जरा, झुकना इधर। तो बेटा जितना भी इनका पोर्शन जमीन की तरफ है, जो फेस इनका थोड़ा दिख नहीं रहा है बेटा, इनकी हाइट कम है, बोने नीचे हो, अरे कोई नहीं, ओके चले बेटा। इनका जो जितना भी फेस, खोपड़ी ऐसे करो ना, 4 पैर वाले जानवर, जितना भी पोर्शन, खोपड़ी ऐसे, जितना भी पोर्शन इनका जमीन को फेस कर रहा है, मतलब इनकी छाती, ठीक है, इनका जो है, इनका पूरा बेली रीजन, तो जितना भी पोर्शन इनका जमीन को फेस कर रहा है वो कहलाएगा वेंट्रल, ठीक है। वो फेस, बॉडी का वो रीजन जो, खोपड़ी ऐसे, बॉडी का वो रीजन जो जमीन को फेस करेगा वो कहलाएगा वेंट्रल, जो आसमान को फेस करेगा वो कहलाएगा डोर्सल। क्लियर है? आगे पीछे मत बोलना अब, ठीक है। जो जमीन को फेस करेगा वेंट्रल, जो आसमान को फेस करेगा वो डोर्सल। और बेटा ए से एंटीरियर, ए से आगे, पी से पोस्टीरियर, पी से पीछे, तो ये हुआ एंटीरियर एंड, ये हुआ, सही से झुको बेटा, बाबा रामदेव के भक्त बनो, और ये हुआ आपका पोस्टीरियर एंड, ठीक है। ए से अगवाड़ा, एंटीरियर, पी से पिछवाड़ा, पोस्टीरियर। जमीन की तरफ वेंट्रल, आसमान की तरफ डोर्सल। दोबारा, जमीन की तरफ, तेज बोलो, जमीन की तरफ, आसमान की तरफ, ए से अगवाड़ा, ए से एंटीरियर, पी से पोस्टीरियर। लेकिन बेटा हम 2 पैर पे चलते हैं कि 4? 2 पैर पे चलते हैं। तो अब ह्यूमन क्या किया, ह्यूमन 2 पैरों पे चलने लगा। तो अब अच्छे से देखना, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ डोर्सल। अब देखना ये 2 पैर पे आ रहे हैं, तो अब वेंट्रल आ गया सामने और डोर्सल आ गया पीछे। समझ में आया? एंटीरियर हो गया ये, लेकिन पोस्टीरियर हो गया बॉडी के अंदर। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो एक एक बच्चे को ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना? तो 4 पैर वाला ऐसे एक जानवर बनाओ जो अभी हमारे बगल में खड़ा था, ठीक है। यहां पर लिखो बड़ा बड़ा सांड, ठीक है। और नीचे की तरफ, मतलब जमीन को जो चीज फेस करेगी वेंट्रल, वी लिख दो। आसमान को जो फेस करेगी डोर्सल, आगे की तरफ एंटीरियर, पीछे की तरफ पोस्टीरियर, ठीक है। चलो इसे जल्दी से छापिए।
चलो बेटा यहां तक हो गया। तो वेंट्रल, डोर्सल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, इतना आप समझ गए हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं बेटा। मैं बहुत जगहों पर यूज करूंगा प्रोक्सिमल और डिस्टल वर्ड, ठीक है। एक वर्ड है प्रोक्सिमल और एक वर्ड है डिस्टल। इसका डिफरेंस मैंने आपको बताने जा रहा हूं, इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। प्रोक्सिमल देखो किसी भी चीज के दो एंड कहलाते हैं, ठीक है। एंड मतलब सिरे। जैसे अगर मैं इसको बात करूं, ठीक है, तो बेटा ये स्टाइलर है ना, मार्कर नहीं स्टाइलर है। मार्कर मार्क करता है, मार्क नहीं करता। ये जो स्टाइलर है इसके दो एंड है, एक ये एंड है और एक ये एंड है। तो किसी भी चीज के जो दो एंड होते हैं, एक को हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, एक को हम डिस्टल बोलते हैं। तो एंड हमारे कितने हुए बेटा? दो। वन इज प्रोक्सिमल एंड अदर इज डिस्टल। तो जो प्रोक्सिमल एंड है और डिस्टल एंड है, अच्छे से सीखिएगा इस चीज को, प्रोक्सिमल एंड और डिस्टल एंड। फिर इसमें हम डिफरेंस कैसे करते हैं, ठीक है। कोई भी चीज जहां से कनेक्टेड है, जहां से जुड़ी हुई है, वो उसका कहलाता है प्रोक्सिमल एंड, ठीक है। लिखो इसके आगे, कोई भी चीज, प्रोक्सिमल के आगे लिखो बेटा, कोई भी चीज जहां से अटैच्ड है, जिस लैंग्वेज में बोल रहा हूं उसी लैंग्वेज में लिखिएगा। कोई भी चीज जहां से अटैच्ड है वो उसका प्रोक्सिमल एंड कहलाता है, ठीक है। और जो इतना लिख लिया बेटा, कोई भी चीज जहां से जुड़ी है वो उसका प्रोक्सिमल एंड कहलाता है। और डिस्टल का मतलब फ्री एंड। फ्री एंड कहने का मतलब उसका वो जहां पर फ्री है। चलो अब एग्जांपल यहां पर मैं दे रहा हूं तुम्हें। चलो ये मान लो कोई कमरा है, कोई रूम है, और ये उस रूम का टॉप मोस्ट पोर्शन है, और यहां पर आप खड़े हो, ठीक है, और ये यहां पर लगा हुआ है पंखा। चलो अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं इस पंखे का प्रोक्सिमल एंड क्या है, ऊपर पॉइंट ए या पॉइंट बी? बी लाउड एंड क्लियर, ए और बी? ए को क्यों बोला प्रोक्सिमल? क्योंकि वहां से वो अटैच्ड है, और बी इसका फ्री एंड है। तो मेरे हाथ का प्रोक्सिमल एंड क्या होगा, ये या ये पॉइंट ए मैंने बोला, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया, इस एंड को ए बोला, इसको बी। ये क्या हुआ? ए मतलब प्रोक्सिमल। ये प्रोक्सिमल एंड है, ये प्रोक्सिमल एंड है। दिमाग सही है? प्रोक्सिमल एंड है, हाँ बिल्कुल सही, हाँ ये प्रोक्सिमल एंड है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? आपका प्रोक्सिमल एंड, ठीक है, क्योंकि यहां से बेटा हाथ क्या है आपका? अटैच्ड है। लेकिन अगर हम इस वाले एंड को देखें तो ये क्या है? फ्री, तो ये कहलाएगा डिस्टल एंड, ठीक है। अब चलो अगर मैं पैर की बात करूं तो पैर यहां से अटैच्ड है, वो क्या कहलाएगा? प्रोक्सिमल। और जो उसका फ्री एंड है वो क्या कहलाएगा? डिस्टल। तो यहां तक एक एक बच्चे को मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम कुछ जनरल बातें कर लेते हैं आपसे। देखो चलो बायोलॉजी में बहुत सारे सवाल होते हैं तुम्हारे, चाहो तो तुम कमेंट सेक्शन में आओ और मुझसे सवाल को पूछ सकते हो, ठीक है। जो भी आपके मन में सवाल है, जितना भी आए, मैं आपको चैलेंज देता हूं इस चीज को, ठीक है, कि आप बायोलॉजी में किसी एक चीज को प्रूव करिए कि वो कॉन्सेप्चुअल नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि अभी खोजी ना गई हो, लेकिन हाँ ये इम्पॉसिबल है कि उस चीज के पीछे कोई कॉन्सेप्ट ना हो, कोई लॉजिक ना हो, ठीक है। पूरी की पूरी बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और लॉजिक पे खड़ी हुई है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको जो पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे पहला, हमारी आंखें दो क्यों हैं, ठीक है। Why human have two eyes? एक क्यों नहीं? एक होता तो नुकसान क्या था, ठीक है, या तीन होती तो नुकसान क्या था? सवाल बनता है। एक होती तो क्या नुकसान था और तीन होती तो नुकसान क्या था, ठीक है। तो चलिए आप सभी बच्चे एक काम करेंगे, आप अपनी एक आंख को ऐसे बंद करिए। किया? आंख ऐसे नहीं करनी है, मारनी नहीं है, बंद करनी है, ठीक है। बंद किया। अब कायदे से देखिएगा, अपने सामने एक ऐसे उंगली रखिए, ठीक है। गौर से उंगली को उसे एक आंख से देखते रहिए, खुली वाली से देखिएगा, बंद वाली से नहीं देख पाएंगे। हटाइए, फिर रखिए, हटाइए, और ऐसा जल्दी जल्दी करिए। आपको लग रहा होगा कि उंगली की पोजीशन हल्की सी इधर उधर हो रही है। लग रहा है? लग रहा है? लग रहा है ऐसे करके? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक आंख से हमारा सॉलिड एंगल नहीं मेंटेन हो पाता है।
आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ाया जाएगा सॉलिड एंगल। किसी भी चीज़ की बेहतरीन 3D इमेज, उसकी जो है मोटाई, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई जस्ट तब होती है जब सॉलिड एंगल बनता है। और ब्रेन हमारा क्या करता है, दोनों आंखों से एक ही चीज़ की इमेज लेता है, उसे सुपर इम्पोज करता है, फिर हमें एक नेट रिजल्ट देता है। ठीक है, तो सॉलिड इमेज जब बनती है तो हम चीज़ों को जज अच्छा कर सकते हैं। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब सर ये हमारी दोनों आंखें सामने ही क्यों है, भैंस और गाय की तरह इधर इधर क्यों नहीं है? बट अगर इधर इधर होंगी तो आप कोई नोटिस करना, अगर मान लो मेरी दोनों आंखें इधर इधर है ना, एक पेन मुझे फेंकना, फेंको फेंको फेंको, हाँ, एक आंख इधर एक आंख इधर है। लेट अस सपोज कौवा, कौवे को आपने नोटिस किया होगा जब वो रोटी को देखता है तो रोटी को कैसे देखता है, एक बार इधर से देखता है, एक बार इधर से देखता है, जल्दी जल्दी अपनी 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 गर्दन को ऐसे ऐसे करता रहता है, देखा होगा। वो क्या करता है, एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, मतलब वो इतनी जल्दी जल्दी ऐसे करता है कि मानो इतना कम टाइम पीरियड आए इमेज जाने का कि ऐसा मानो कि दोनों आंखें उसकी सामने हैं, और सॉलिड एंगल मेंटेन करने की कोशिश करता है। समझ में आया? तो वो जो दोनों आंखें उसकी इधर इधर हैं, वो इतनी जल्दी जल्दी गर्दन मटका मटका के, ठीक है, इमेज इतनी जल्दी जल्दी भेजता है ताकि एक सॉलिड एंगल बन जाए। तो दैट्स व्हाई, क्योंकि ह्यूमन इज मोस्ट डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, तो हमारी आंखें किधर आ गई, सामने आ गई। बहुत पहले इधर ही थी, लेकिन बेस्ट क्या है, सामने हो, सॉलिड एंगल बने, किसी चीज की एक्यूरेट पोजीशन, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारी चीजें आसानी से जज हो जाएंगी। दैट्स व्हाई हमारी आंखें सामने हैं। रीजन भी बता दिया, दो आंख होने का सॉलिड एंगल बनता है, दूसरा आपका सामने होने का, तभी सॉलिड एंगल मेंटेन हो पाएगा। अब तीसरा है आंखों की पोजीशन, हमारी इन गड्ढों में क्यों है ना। देखो आंख एक सेंसिटिव ऑर्गन है, ठीक है, एक तिनका चला जाता है तो मैं अंदाजा हो जाता है। तो बेटा हमारी जो आईज है वो एक सेंसिटिव ऑर्गन है। तो अगर मैं अपनी आंख पर, सुनना, अगर मैं अपनी आंख पर, ठीक है, अगर मैं हाथ मारूं, ठीक है, ऐसे करके मारो मारो मारो, ऐसे मारो, तो देखो तुम्हारी आंख पे नहीं लगेगा, क्योंकि ये रखी हुई है इस सॉकेट में, इस गड्ढे में, है ना। तो ये इसीलिए आंखों को इस सॉकेट में रखा गया है ताकि आंख आपकी प्रोटेक्टेड रहे। गॉट इट? इतनी बात एकदम क्लियर। अब सवाल बनता है कि हमारे नथुने दो क्यों हैं? ठीक है, आपको कुछ पूछना हो, जो मर्जी हो वो पूछो, जवाब मिलेगा। ठीक है, चाहे जो तुम्हारा मन हो। सॉलिड एंगल डिस्टर्ब हो जाएगा, दो से परफेक्ट बनता है। अच्छा अगला, अब मेरा सवाल ये बनता है कि हमारे नथुने दो क्यों हैं? क्वेश्चन अराइजेस। चलो सभी लोग अपने अपने हाथ को ऐसे करो, ठीक है, पलक वलक तोड़ के फूकने उकने वाला सिस्टम नहीं है यहां पे। ठीक है, अब सांस छोड़ो, करो ऐसे, करो भैया, अब सांस छोड़ो, ऐसे 2-3 बार छोड़ते रहो। नोटिस किया होगा किसी एक नथने से सांस ज्यादा आ रही होगी और एक से कम आ रही होगी, और 6 घंटे बाद यही करके देखना पलट जाएगा। समझ में आया? अभी 6 घंटे नहीं हुए भैया, 6 घंटे बाद अभी आ रहा है ऐसा, एक से ज्यादा एक से कम हमेशा होगा। ठीक है, ये हमारी बॉडी के काम करने का तरीका होता है। ठीक है, 6 घंटे ऐसे बिजी रखती है, 6 घंटे ऐसे बिजी रखती है। ठीक है, इसलिए नथने कितने हमारे? 2। इतनी बात एकदम क्लियर। 6 घंटे इस नथने से सांस ज्यादा आएगी और जाएगी, 6 घंटे इस नथने से, इस नॉस्ट्रल से। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर। ठीक है, और जिस नथने से सांस ज्यादा आ रही है या जा रही है, उससे हमारे ब्रेन के चलने की एबिलिटी भी डिसाइड होती है। खैर ये काफी आगे का बायो है, वो हमें नहीं जानना है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ आपको ट्रस्ट करा रहा हूं अपने सब्जेक्ट में कि देखो मेरा सब्जेक्ट कितना कंसेप्चुअल है। ठीक है, आओ अब ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कान की जो पोजिशन है वो यही क्यों है? क्वेश्चन अराइजेस, कान ऊपर नीचे क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा जब भी साउंड वाइब्रेशन ट्रेवल करता है, ठीक है, मैंने बोला हेलो, तो जो साउंड वाइब्रेशन है, ठीक है, वो एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। ठीक है, साउंड एनर्जी एयर के थ्रू ट्रेवल करती है, हम सबको पता है। तो बेटा साउंड वाइब्रेशन जो हेलो का आया वो कहां से आया? ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा? दोनों साइड से नहीं आएगा, इधर और इधर से। टू कलेक्ट द मैक्सिमम वाइब्रेशन, टू कलेक्ट द मैक्सिमम वाइब्रेशन, हमारे कान की पोजीशन इधर और इधर है। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, बातें वो अलग है कि हम भैया भगवान से बातें करते हैं या खुदा से बातें करते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, वो मेंटल होती है। ऐसा नहीं होता ऊपर कान लगाया, कोई नीचे से आपको नहीं बोलता हेलो हाउ आर यू। समझ में आया? इसलिए कान की पोजीशन क्या है? इधर। समझ में आया? अब इसी तरीके से बेटा बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, हमारे अंगूठे का जो काम करने का तरीका है, ठीक है, हमारे अंगूठे का रोटेशन फिंगर से अलग क्यों है, इससे फायदा क्या है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलो एक लास्ट और डिस्कस कर लेते हैं।
कि जैसे देखो अगर तुम बायो के स्टूडेंट हो तो शायद तुम्हें इस पे हंसी नहीं आनी चाहिए, हाँ अलग बात है अगर तुम मैथ या आर्ट साइड को तो तुम्हें इस पे हंसी आएगी, ठीक है। और कभी हंस मत देना इन सारी चीजों पर, क्योंकि अगर मेडिकल कॉलेज तुम पहुंच गए और हंस देना तो बेटा मतलब जो आपके प्रोफेसर होते हैं, ठीक है, वो आपको भगाते नहीं है, वो आपको लात मार के भगा देंगे, ठीक है। तो अब मेरी बात अच्छे से ऐसा हुआ है, मैं लिटरली बता रहा हूं, मेडिकल कॉलेज का सिनेरियो कुछ अलग है। तो खैर चलो, अब मेरा क्वेश्चन है यहां पर कि जो हमारे सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लाइक मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, तो ये इनकी जो पोजीशन है वो कहीं भी हो सकती थी। लॉजिकल सोचो, ठीक है, नाक यहां है, ठीक है, इसलिए तुम्हें ऑकवर्ड नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि तुम शुरू से देख रहे हो, ठीक है। लेकिन फिर हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी पोजीशंस जो हैं वो आपकी नीचे की तरफ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, दोनों पैरों के बीच में रखी गई है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन अराइजेस, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, यहां भी हो सकती थी, तो ऐसा क्यों? क्वेश्चन अराइजेस, पोजीशन वहीं पर क्यों है, ठीक है, पोजीशन दोनों लेग्स के बीच में है, ठीक है। इसका रीजन है कि याद रखना इस चीज को कि हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर लगातार चेंज कर रहा है, लगातार अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो अपने, ये बात भूलना मत, ये फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर चेंज कर रहा है, अपने अंदर परिवर्तन कर रहा है, ताकि वो अपने बदल रहे एनवायरमेंट, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है वो लगातार बदल रहा है, बदल रहे एनवायरमेंट के साथ अपने आप को अडॉप्ट कर सके, ठीक है, अपने आप को उसके अनुरूप ढाल सके, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को बेस्ट एडजस्ट कर सके। किस लिए? दो चीजों के लिए, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। नेवर फॉरगेट, पूरी बायोलॉजी इस बात पे खड़ी है कि संसार में हर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग टू लीस्ट डेवलप बैक्टीरिया से लेकर ह्यूमन बीइंग तक जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो संसार में सिर्फ दो चीज करने आए हैं, भोजन और भजन। खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। बात को मजाक में मत लेना, बात बहुत फैक्ट है और बहुत ज्यादा यूज होगी, बहुत कॉन्सेप्ट में यूज होगा। हम धरती पर दो काम के लिए आए, ये नीट एम्स ये सब हम लोगों ने बनाया है, तो आज से पढ़ाई छोड़ो अभियान, ठीक है। क्या छोड़ दोगे क्या? तो सुनना, हम दो काम के लिए आए हैं, ठीक है, भोजन और भजन, मतलब सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए। ये इकोलॉजी में भी आप पढ़ोगे और ये हर जगह ये बहुत सारी चीजों का आंसर है कि ठीक है, ह्यूमन जो है या कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो दो चीजों के लिए है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आप क्या चाहोगे कि आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहे या ना रहे? क्योंकि अगर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आपका इंजर्ड हो गया या चोटिल हो गया तो लॉजिकल बात क्या है, क्या आगे जनरेशन बढ़ा पाओगे? हाँ, नो सर ना, वैसे भी नहीं बढ़ेगी, टेंशन मत लो, ठीक है, चेहरा देख के बता रहा हूं। तो अभी मैं क्या कह रहा हूं कि अब तुम्हारा भी, ठीक है, इधर देखो, तो अभी क्या है, मैं तुमसे क्या कह रहा हूं बेटा कि हम चाहेंगे कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रहे, और मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए होगा? पहली चीज, उसे आप प्रोटेक्ट रखो, ठीक है। अगर सब चीजें ओके है तो उसके बाद भी हमें क्या चाहिए होगी? प्रोटेक्शन। तो जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसे दोनों लेग्स के बीच में इसलिए रखा गया है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप ऐसे समझो, जब मैं आपकी एज में था, क्या बोला बेटा? जब मैं आपकी एज में था तो आपकी एज में मेरी एक आदत थी, समोसे बहुत खाता था, चटनी भर भर के, है ना, मतलब इतना चटनी डालता था समोसे में कि चटनी की बायंसी से समोसा तैरने लगे, उतनी चटनी खाता था, ठीक है, और साथ में कोल्ड ड्रिंक। अब एक में तो मैं पत्तल पकड़ूंगा, ठीक है बेटा, फॉरेन में नहीं पड़े ना हम, तो एक में मैं पत्तल पकड़ूंगा और एक में मैं समोसे पकड़ूंगा, ठीक है। अब कोल्ड ड्रिंक भी साथ में पीनी है तो क्या करता था, मैं कोल्ड ड्रिंक को दोनों पाँव के बीच में रख लेता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर उधर रखूंगा तो बेटा चोट लगने का खतरा है, कोल्ड ड्रिंक को गिर जाएगी। अब दोनों पाँव के बीच में रखूंगा तो इधर से भी प्रोटेक्टेड, इधर से भी प्रोटेक्टेड। शायद आप समझ गए होंगे मैं कहाँ बोल रहा हूँ, गॉट इट? तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इधर से भी प्रोटेक्टेड और इधर से भी प्रोटेक्टेड। और आपने नोटिस किया होगा उसके बाद भी सामने से भी थोड़ा सा पीछे की तरफ इंक्लाइन किया गया है ना, पीछे की तरफ झुका हुआ है ताकि फ्रंट प्रोटेक्शन भी मिले, गॉट इट? बैक प्रोटेक्शन आपके हिप्स दे रहे हैं। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहे ह्यूमन का हो, चाहे किसी भी एनिमल का हो, चाहे किसी भी प्लांट का हो, मोस्ट प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा जाता है। अब बेटा गोल्डन पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, इसको लिखेगा गोल्डन पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के दो गोल्डन पॉइंट्स जो आपको 24 घंटे सातों दिन दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है।
पहला, ईच एंड एवरी, हर एक एंड प्रत्येक, ईच एंड एवरी, जस्ट अ सेकेंड, गोल्ड, आप मत काटना, सही लिखा है, गोल्डन पॉइंट्स ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। चलिए गोल्डन पॉइंट्स बायो के शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ओके वाइट, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट, ईच एंड एवरी लिविंग, ज्यादा ग्रामर मत बताना हमें कि कैपिटल ई हो गया है, ठीक है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म wants to survive and reproduce, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म आपका सरवाइव और रिप्रोड्यूस करना चाहता है, अर्थात हम संसार में आए हैं फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। इसे जल्दी से लिखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा एरर लिया, रिप्रोड्यूसेस लिख दिया, इग्नोर करना, रिप्रोड्यूस है, ठीक है। ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म वांट्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब चाहो तो इसे मेरे शब्दों में लिख लो, संसार का हर ऑर्गेनिज्म धरती पर सिर्फ दो काम करने आया है, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। नेक्स्ट, ठीक है बेटा, मेरी बातें एकदम फैक्ट है तो उन फैक्ट को फैक्ट की तरह बता रहा हूं, ठीक है। इतना कर लिया, चलो अब ये पॉइंट याद रखना, बहुत यूज होता है, ठीक है। संसार, ऐसे लिखना बेटा, हिंदी में लिखना प्लीज, ठीक है। संसार का हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर दो चीजें सेव ऐसे भी, सेव मतलब बचाना, सेव करना चाहता है। वाटर एंड एनर्जी, संसार का हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर दो चीजें सेव करना चाहता है, पानी और एनर्जी, ठीक है। इसको जल्दी से छापिए, मतलब वो वाटर और एनर्जी बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी बॉडी में कोई भी चेंज ला सकता है, ठीक है। इसको जल्दी से छापिएगा। इतना हो गया, तो मेरी बात समझिएगा, धरती पर आए हैं दो काम के लिए, सरवाइव करेंगे और यही करो तुम, रिप्रोड्यूस। संसार का हर ऑर्गेनिज्म अपने अंदर दो चीजें बचाना चाहता है, वाटर और एनर्जी, इसके लिए साला हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। अब ये हमने बहुत सारी बेसिक चीजें सीख ली जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की एक शिकायत होती है कि सर ओसोफेगस की स्पेलिंग कहीं ओ से है कहीं ई से है, ठीक है। फिर आप कहते हो कि सर कलर की स्पेलिंग कहीं COLOR है, कहीं COLOUR है, ल्यूकोसाइट में कहीं LEUCO है, कहीं LEUKO है ना। तो ऐसे ये जो कंफ्यूजन्स हैं आपके, बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं कि सर ल्यूको की कौन सी स्पेलिंग सही होगी, कलर की कौन सी स्पेलिंग सही होगी, और ऐसे ही आपकी न्यूमोनिया की स्पेलिंग में आपको डाउट होता है। तो बेटा ये जो स्पेलिंग के चक्कर में आप फंसते हो, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक अच्छी चीज सिखा रहा हूं। ये असल में चक्कर है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश का, इसका मतलब मैं आज ही इसी क्लास में इसलिए क्लियर करना चाह रहा हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद
फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी के बाद हमारा चैप्टर आ जाएगा बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, और उसी के थ्रू हम सारी फिलोसफी सीखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसमें डिफरेंसेस बताऊं कि कलर की स्पेलिंग्स में जो डिफरेंस है, ओसोफेगस की स्पेलिंग में जो डिफरेंसेस है, ठीक है, आखिर इनमें डिफरेंसेस है क्यों स्पेलिंग्स का। इन बातों पर बात करने से पहले मैं चाहूंगा, मैं आपको टोटल 120 सेकंड दे रहा हूं, 2 मिनट, ठीक है। और 2 मिनट के अंदर एक एक बच्चा पूरे का पूरा फिर रिवाइज करेगा, ठीक है। मतलब तुम्हें कसम है हमारी, तुरंत रिवाइज करोगे। अभी पन्ना पलटना चालू करो, शुरू से जाओ, और सारी चीजें जो मैंने बताया है, गैस्ट्रो मतलब क्या, मायो मतलब क्या, वो सारी चीजें, ठीक है, आपको पूरी रिवाइज करनी है, ठीक है। और कई बार तैयार हो जाए, उसके बाद मतलब 120 सेकंड हम इसी में स्पेंड करेंगे। चलिए अब हम आगे शुरू करते हैं बातें। तो अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश, आप स्पेलिंग में फंसते हो, है ना। एजिंग में कहीं आता है AGEING, कहीं आता है AGING। एनीमिया की स्पेलिंग ANAE, एक तरफ है ANEMIA, एक तरफ आपकी एनेस्थेटिक स्पेलिंग में AE, एक तरफ E है, एक तरफ एनालाइज में SE है, एक तरफ ZE है। कंफ्यूजन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। वैसे सेंटर CENTRE या CENTER, या आपका सीलोम की स्पेलिंग में कहीं COE होता है, कहीं पर E होता है। सीकम में कहीं AE यूज होता है, कहीं पर E यूज होता है। कलर में कहीं OUR यूज होता है, कहीं पर OR यूज होता है। कहीं पर डिफिसिकेशन में आपका FAEC यूज होता है, यहां पर FECA यूज होता है। वैसे ही आपका फीसेस में FAE यूज हो रहा है, यहां FEC यूज हो रहा है। लाइकवाइज अगर हम उसी तरीके आगे बढ़े, ठीक है। फाइबर में, अरे सर समझ गए सर, अलग अलग है, नहीं, चुपचाप सुनो तुम हमारी बात। फाइबर की स्पेलिंग कहीं FIBRE यूज होता है, कहीं पर FIBER यूज होता है। फीटस में कहीं FOE यूज होता है, कहीं पर FE यूज होता है। वहीं पर गॉइटर में बात करें, कहीं TER, कहीं पर गॉइटर की स्पेलिंग बेटा दोनों तरफ सेम कर दी है। ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये एक मैम की मिस्टेक है, ठीक है। तो मैम की है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला, गायनिकोलॉजी की अगर हम बात करें तो कहीं पर बेटा GYNAE है, कहीं पर NEC है। लिटर में कहीं LIT, लीटर में LITERE, कहीं पर LITER, ठीक है। वैसे ही ल्यूकोसाइड में, यहां पर देखो मैम ने अगली मिस्टेक कर दी, यहां पर लीटर 2 बार मैम ने एकदम पानी भर दिया यहां पर पीपीटी में, कह रही अभी तुरंत बनी है ना बेटा, लीटरों में पानी भरा है। तो कहीं पर LEUCO है, तो यहां पर होगा LEUCO की जगह KO होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन में कहीं O से शुरू होता है, कहीं E से, कहीं पर टीनियम में TAE, कहीं पर TE यूज होगा, कहीं पर ट्यूमर में OUR, कहीं पर OR। तो सर इतनी बकवास तो कर दी आपने, अब ये बताइए मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि तुम्हें इसे इन स्पेलिंग से चक्कर में नहीं पड़ना है। बायोलॉजी में स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं है, आस पास भी लिख दोगे ना तुम्हारा काम बन जाएगा। देखो एक्चुअली में क्या है, ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ी अलग है, अमेरिकन इंग्लिश थोड़ी अलग है, ठीक है। हम जो फॉलो करते हैं अपनी एनसीईआरटी में वो यूज करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है। हम अमेरिकन इंग्लिश यूज नहीं करते हैं। आप कहीं भी देखोगे आपको ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे। तो आपको इन स्पेलिंग के चक्करों में नहीं पड़ना कि सर बेटा ये मुझे बताना बहुत जरूरी है, वरना आप चरस बो देते हो, ठीक है। आप कहते रहते हो कि भैया सर ये माने कि ये माने, सीकम की स्पेलिंग क्या माने सर, ठीक है। तो तुम कुछ ना मानो, तुम सीकम को SECUM लिख दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बस तुम सीकम को सीकम समझना, इंटेस्टाइन मत समझना, ठीक है। तो आपको स्पेलिंग्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। ये असल में 2 डिफरेंट एक्सेंट है, और डिफरेंट एक्सेंट होने की वजह से डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन आता है, जिसकी वजह से उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण, हैव अ साइलेंस प्लीज, उच्चारण, और उच्चारण अलग अलग होने की वजह से स्पेलिंग थोड़ी डिफर कर जाती है। तो ये मैटर हमारे लिए नहीं करता है। सो नाउ हमारी जो पहली यूनिट होगी मेरा बच्चा, वो होगी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी। सो बिफोर स्टार्टिंग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ने से पहले पहला सवाल बनता है व्हाट इज फिजियोलॉजी। भाड़ में गई ह्यूमन फिजियोलॉजी। अगर हम जानते हैं फिजियोलॉजी क्या है तो मुझसे फिर एंट की फिजियोलॉजी, आंटी नहीं आंट, ठीक है, आंट की चींटी की फिजियोलॉजी, या इंसेक्ट की फिजियोलॉजी, कॉकरोच की फिजियोलॉजी, या ह्यूमन की फिजियोलॉजी समझ सकते हैं। तो पहला सवाल बनता है कि फिजियोलॉजी आखिर है क्या, व्हाट इज फिजियोलॉजी। चलिए शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब क्या है समझना बेटा। लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ठीक है। हमें पता है कि हमारी बॉडी में, क्या बोला, हमारी बॉडी में 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन चल रही हैं। मेरे कहने का मतलब समझना, मैंने ये नहीं बोला 5000 रिएक्शन चल रही हैं, 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चल रही हैं। मतलब एग्जांपल के तौर पर रोजनमून अलग है, कोल्बे सिंथेसिस अलग है, गाटरमैन अलग है। तो ऐसे ही 5000 डिफरेंट टाइप्स की रिएक्शन चल रही है, और ना जाने एक रिएक्शन कितनी बार चल रही हो, अरबों बार चल रही हो, खरबों बार चल रही हो।
तो ये जो हमारी बॉडी में 5000 डिफरेंट टाइप की रिएक्शन चल रही हैं, ठीक है, लगभग बताया जाता है बेटा, कोई 1 2 3 4 करके गिना नहीं है, ठीक है। तो जो 5000 डिफरेंट टाइप, वर्ल्ड को फोकस करो, क्या बोला, डिफरेंट टाइप, 5000 रिएक्शन है, डिफरेंट टाइप जो हमारी बॉडी है, इसमें 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन चल रही हैं, और ये सारी रिएक्शंस मिलकर हमें सरवाइव कराने में और रिप्रोड्यूस कराने में मदद करती हैं। मैंने कहा था कि हम धरती पर आए हैं सिर्फ 2 काम के लिए, खाओ पियो और मुंह से बोलो, जनसंख्या बढ़ाओ। समझ में आया? रिप्रोड्यूस करो भूल जाओगे, तो बोलो वो जो याद रहे। एग्जाम में ये नहीं पूछेगा तुमने चीजों को याद कैसे किया। तो ये जो हमारी बॉडी में सारी रिएक्शंस चल रही हैं, 5000 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन चल रही हैं, जिनकी मदद से हम सरवाइव करते हैं और हम खुद को लिविंग कहते हैं, वो सारी रिएक्शन मिलाकर कहलाती है मेटाबॉलिज्म। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो बेटा उसके साथ साथ अब बात करते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है, समझ में आ गया। सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, क्या बोला, सम ऑफ ऑल द रिएक्शन ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। हर एक सिंगल रिएक्शन को बोलोगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, और सभी मिलाकर क्या बोलोगे, मेटाबॉलिज्म। किस लिए चल रही है, ताकि जिंदा रहें और बच्चे पैदा करें। अब सवाल बनता है कि फिजियोलॉजी क्या है। देखो फिजियोलॉजी का मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो आपका बिल्कुल बेकार टाइप का लीस्ट डेवलप बैक्टीरिया हो, चाहे मोस्ट डेवलप ह्यूमन बीइंग हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अगर है तो बेटा वो सर्वाइव कर रहा है और रिप्रोड्यूस कर रहा है। सर्वाइव और रिप्रोड्यूस कराने के लिए बॉडी में जितनी भी चीजें काम कर रही हैं, जितने भी सिस्टम काम कर रहे हैं, जितनी भी चीजें काम कर रही हैं, वो सब हम पढ़ेंगे किसमें, फिजियोलॉजी में। मतलब आपको जिंदा रखने के लिए जितने भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं, ताकि आप जीवित रहो, ताकि आप लिविंग स्टेट में कहलाओ, वो सबके सब पढ़े जाएंगे किसमें, फिजियोलॉजी में। इतनी बातें एक एक बच्चे को क्लियर होगी, ठीक है। ऑल द प्रोसेसेस विच इज अकरिंग इन आवर बॉडी, जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, ठीक है, जिनके दम पर हम सरवाइव करें और बस वही तुम याद रखो, बच्चे पैदा करें, है ना, ठीक है। अच्छा, और हम बच्चे पैदा कर सकें, वो किसमें पढ़े जाएंगे, फिजियोलॉजी में। अब अगर मैं कहूं तुमसे कि चलो बताओ मैं पढ़ रहा हूं बर्ड्स की फिजियोलॉजी, तो इसका मतलब क्या है, वो सारे प्रोसेस हम पढ़ेंगे जो चिड़िया को जिंदा रखती है और बच्चे कराने में मदद करती है। अगर मैं तुमसे बोलूं कॉकरोच की फिजियोलॉजी, तो क्या बोलोगे, कॉकरोच की फिजियोलॉजी मतलब वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कॉकरोच को जिंदा रख रही है। वैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ, तेज आवाज में, बी लाउड, सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए सब पढ़ेंगे उसके बारे में। सर्वाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जितने भी प्रोसेसेस चल रहे हैं वो किसमें पढ़ेंगे हम, ह्यूमन फिजियोलॉजी में। चैप्टर का नाम हम लोग क्या करेंगे, रटेंगे कि समझेंगे, रटना है क्या कुछ भाइयों में। चलो आओ, अब हम समझ चुके हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, क्योंकि हम समझ चुके हैं फिजियोलॉजी क्या है। तो अब पहली बात, चलो इसके चैप्टर्स क्या क्या हमें पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। चलो बेटा चैप्टर्स पढ़ने के साथ, मैं चैप्टर्स नहीं बता रहा हूं आपको, चैप्टर पढ़ने के साथ हम ये समझेंगे कि इस चैप्टर की आवश्यकता क्या है। चलो सबसे पहले आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यूनो सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम पढ़ते हैं आप। सवाल तो यही बन जाता है गुरु कि व्हाट इज सिस्टम। नहीं, सिस्टम तो ठीक है, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, लोकोमोटरी, आपका जो है सर्कुलेटरी सिस्टम। सवाल बनता है कि सिस्टम क्या है, ठीक है। तो फिजिक्स एनसीईआरटी सिस्टम को डिफाइन करती है। सिस्टम का मतलब समझना क्या होता है, व्हाट इज सिस्टम। सर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अरे ससुर सिस्टम क्या है पहले ये बताओ। देखो फिजिक्स एनसीईआरटी बहुत प्यारा लिखती है, कहती है 2 या 2 से ज्यादा चीजें, क्या बोला, 2 या 2 से ज्यादा चीजें, 2 या 2 से ज्यादा चीजें जब आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य बनाकर, एक दूसरे के साथ मतलब सिंक्रनाइज होकर, ठीक है, आपस में काम करें और किसी फंक्शन को परफॉर्म करें, तो वो मिलकर क्या कहलाती है, एक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ये 3 ऑब्जेक्ट आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, किसी पार्टिकुलर कार्य को कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें क्या कहलाएंगी, मिलकर एक सिस्टम, और ये तीनों चीजें कहलाएंगी पार्ट ऑफ सिस्टम। इतनी बातें एकदम क्लियर। अब डेफिनेशन कंप्लीट हो गई नहीं, नीचे फिजिक्स एनसीईआरटी लिखती है करिया करिया नोट करके
कहती है कि सिस्टम की डेफिनेशन में इस चीज को भी जोड़िए कि अगर सिस्टम का कोई भी पार्ट, मतलब उन चीजों में कोई भी चीज निकाल कर अलग कर दी जाए तो उससे उस सिस्टम का फंक्शन प्रभावित होना चाहिए, तभी वो कहलाएगी सिस्टम का पार्ट। क्लियर? अच्छा, अगर मैं बात करूं कार की, तो कार एक सिस्टम है या नहीं है? क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें मिलकर फंक्शन परफॉर्म करती है, सारी चीजें आपस में सामंजस्य बनाती हैं, इंजन, मोटर, निपोरा, झाम, जितनी भी चीजें होती हैं, हाँ या ना? बोलो भाई IITian, सही है कि नहीं? वो सारी चीजें मिलकर उसका फंक्शन क्या है? उनका फंक्शन है गाड़ी को, मतलब उस व्हीकल को, उस लोकोमोटिव को आगे बढ़ाना, हाँ या ना? तो अब ये बताइए, मेरा सवाल है कि क्या ड्राइविंग सीट उस सिस्टम का पार्ट है? नहीं, क्योंकि ड्राइविंग सीट निकाल के फेंक दी जाए तो गाड़ी आगे तब भी बढ़ेगी, खड़े होकर चलाएंगे ना धकर धकर। तो अब मेरी बात समझना बेटा अच्छे से। अब एक सिस्टम के 50 एग्जांपल ले सकता हूं मैं। चलो, एक एग्जांपल हो गया फैन सिस्टम का एक एग्जांपल हुआ। कैसे? अगर मैं बात करूं फैन की, तो बेटा फैन में क्या क्या चीजें होती हैं? फैन में आपका मोटर लगी होगी, ठीक है? मोटर से क्या लगे होंगे बेटा? ब्लेड लगे होंगे, है ना? बोलो भैया। फैन में आपकी क्या हो गई? मोटर हो गई। मोटर के साथ क्या होगा? अपना फैन देखो, ऊपर पंखा है, ठीक है? लटकना नहीं, देखना है, ठीक है? मोटर होगी। मोटर के साथ क्या होगी? ब्लेड होगी। और बीच में बेटा उसका क्या होता है? फैन में बेटा सेंटर में उसकी चक्कर घिन्नी, जिसे तुम बोलते हो एक्सिल, है ना? एक्सिल, ब्लेड, मोटर, और साथ में क्या होता है? कैपेसिटर, कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है? और साथ में क्या होता है? वायर, और वायर से क्या आएगी? इलेक्ट्रिसिटी। तो कितनी चीजें हुई? 6 चीजें हुई। कौन कौन सी? वायर, इलेक्ट्रिसिटी, ब्लेड्स, एक्सिल, कैपेसिटर, और साथ में क्या हुआ? मोटर। तो ये 6 चीजें मिलकर एक सिस्टम बनाती हैं। और अब यहां पर जो 6 चीजें मिलकर सिस्टम बना रही हैं, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है हवा देना आपको, है ना? अब इन 6 में से कोई एक भी चीज निकाल दी जाए तो सिस्टम का फंक्शन प्रभावित होना चाहिए, हाँ या ना? अब कुछ भी निकाल के देख लो, ठीक है? ब्लेड हटाओगे तो हवा नहीं आएगी, एक्सिल हटाओगे तो पंखा क्या खोपड़ी पे लगाओगे, कैपेसिटर हटाओगे चार्ज स्टोर नहीं होगा, मोटर हटाओगे तो पंखा नाचेगा नहीं, तार हटाओगे बिजली कहां से दोगे, और बिजली हटाओगे तो फिर बनाया क्यों बे? तो इसका मतलब ये 6 चीजें मिलकर क्या बना रही है? एक सिस्टम। तो इसका मतलब आप समझ चुके हो सिस्टम का मतलब। चलो लिखना चालू करो। जब हिंदी में लिखो, ज्ञानवती धारा मत बनना, जितना गए उतना करते जाओ बस, आखिरी में बेटा फिर एकदम फिर जय बोलोगे। अब इधर देखना, लिखो बेटा, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें, उसी लैंग्वेज में लिखो जो ज्यादा समझ में आए। वैसे मैं इसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी कर सकता हूं, और गूगल की मदद लूंगा तो फ्रेंच में भी ट्रांसलेट कर लूंगा। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें आपस में मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और उनमें से अगर किसी एक भी चीज को निकाल दिया जाए, क्या बोला? अगर उनमें से किसी भी एक भी चीज को निकाल दिया जाए तो उससे फंक्शन प्रभावित होगा या अफेक्टेड होगा। तो उससे फंक्शन प्रभावित होगा, या लिख दीजिए अफेक्टेड होगा, कॉमा लिखना नहीं है, लगाना है, कॉमा लिखा। जब 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर आपस में किसी फंक्शन को परफॉर्म करती हैं, और उनमें से अगर किसी एक चीज को निकाल दिया जाए तो फंक्शन, अरे क्या, प्रभावित या अफेक्टेड? क्यों अफेक्टेड नहीं होगा? इफेक्टिव भी होगा सर, प्रभावित। इफेक्टिव नहीं, अफेक्टेड है ना? हाँ, अफेक्टेड होगा, ठीक है, कॉमा। तो वो मिलकर एक सिस्टम कहलाती हैं। आइए तो अब चलिए बात करते हैं कि हम फिजियोलॉजी में क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ठीक है? चलो अब सबसे पहले मुझे यह बताओ, सोचना है, ठीक है? रटना नहीं, सोचना है। मैंने कहा फिजियोलॉजी वो सारी चीजें जो आपको जिंदा रखने में सहायक है, मदद कर रही हैं, ठीक है? चलो अब ये बताओ कि बेटा अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो आपकी सेल्स तक खाना पहुंचेगा नहीं, ठीक है? क्योंकि भैया खाना तोड़ना पड़ेगा ना, छोटी सी सेल है, इतना बड़ा रोटी का निवाला थोड़ी ले लेगी। आपको खाने को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा, वही क्या कहलाता है आपका? डाइजेशन। तो अब बताइए, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है तो क्या आपकी जो सेल्स हैं वो ऑर्गेनिक मटेरियल या इनऑर्गेनिक मटेरियल पा पाएंगी? ठीक है, नहीं।
भाई केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, सब्सटेंसेस कितने हैं भाई आपके, 3 टाइप्स के, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अबे फिजिकल कोई सब्सटेंस नहीं, फिजिकल केमिस्ट्री है, सब्सटेंस 2 ही है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। क्यों सर, सही है, अच्छा धन्यवाद सर, आपने बोल दिया। इधर तो बेटा ऑर्गेनिक सब्सटेंस का इस्तेमाल करती है सेल किस लिए, नई सेल्स बनाने के लिए, या पुरानी सेल में कहीं चोट चपेट लग गई, या कुछ खराबी आ गई, या और माइटोकॉन्ड्रिया बनाना है, या और क्लोरोप्लास्ट बनाना है, तो इसलिए सेल क्या करती है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स का यूज करती है। बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूज होते हैं, तो सब हम लेते किससे, फूड से। लेकिन फूडवा अगर तोड़ोगे नहीं तो क्या फूड हमारी सेल्स ले पाएंगी, वो सब्सटेंसेस को ले पाएंगी, नहीं। तो इसका मतलब नहीं ले पाएंगी तो बॉडी सर्वाइव नहीं करेगी। इसका मतलब हम डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें पढ़ते होंगे बेटा, आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी में। गॉट इट, डाइजेस्टिव सिस्टम समझ पाए कैसे हमें जिंदा रखने में सहायक है। नाउ नेक्स्ट वन इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो तुम रटा हुआ बोल रहे हो, डिसाइड करेंगे कि पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। गुड। दूसरा रिस्पायरेटरी सिस्टम, बेटा ये बताओ संसार में कोई भी मशीन हो, ठीक है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कोई भी मशीन हो, मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, है ना भाई, बगैर एनर्जी के तो वर्क नहीं करेगी। ठीक है, जनरेटर भी है, लाख तुम जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑब्टेन करते हो, लेकिन उसके लिए भी तो तुम उसमें जो है ईंधन डालते हो, फ्यूल डालते हो, है ना। तो किसी भी मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और अगर मैं बात करूं बैक्टीरिया की, अबे ह्यूमन छोड़ो, ह्यूमन तो बहुत है कॉम्प्लेक्स हो गया, एनिमल किंगडम छोड़ो, होल वर्ल्ड का सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है। ह्यूमन छोड़ो, बैक्टीरिया की बात करो, ठीक है। अगर मैं एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया की मैं बात करूं ना, तो ह्यूमन के द्वारा कोई ऐसी मशीन नहीं बनी आज तक जो बैक्टीरिया की कॉम्प्लेक्सिटी को टक्कर देते, ठीक है। तो इसका मतलब ह्यूमन की मशीन के तुलना में बैक्टीरिया क्या है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो बेटा ह्यूमन बॉडी तो महा कॉम्प्लेक्स मशीन है, और मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, फ्यूल। मतलब फ्यूल तो फूड है आपका, फ्यूल जो है वो आपका क्या है, फूड है, ठीक है। अब उस फ्यूल को तोड़ोगे तभी तो क्या निकलेगी उससे, एनर्जी। मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि ह्यूमन बॉडी इज मेगा मशीन, बहुत कॉम्प्लेक्स मशीन है। अब इस मशीन को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। दिल को धड़कने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। छाती को ऊपर नीचे होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ब्रेन को इंपल्स ट्रांसमिट करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। ब्रेन तक इमेज भेजने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। लंग्स को फूलने पिचकने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। डाइजेशन करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। हाँ या ना, हाँ या ना, इतनी बात एकदम क्लियर। तो अब ये एनर्जी जो सप्लाई होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, फ्रॉम बैक्टीरिया टू मोस्ट डेवलप्ड ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, तो उसे वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक क्या है, मशीन। मशीन को वर्क करने के लिए चाहिए एनर्जी। और एनर्जी पैदा करने का, क्या बोला, एनर्जी पैदा करने का लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक लौता तरीका है, एक लौता प्रोसेस है, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन एक लौता तरीका, चाहे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है बेटा, इतनी बात एकदम क्लियर। कोई भी, चाहे बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, भौजाई हो, कोई हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको चाहिए एनर्जी, और एनर्जी पैदा करने का एक लौता प्रोसेस है रिस्पायरेशन। तो हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो 2 या 2 से ज्यादा, सिस्टम का मतलब ही 2 या 2 से ज्यादा चीजें से मिलकर। अगर मैं पूछूं बेटा कि रिस्पायरेटरी सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी, तो क्या बोलोगे, सर 2 या 2 से ज्यादा चीजों से बना होगा, एक भी चीज हटा दो तो सिस्टम का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। ये सिस्टम तुम्हें रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं पता है क्या है, तुम्हें सिस्टम पता है क्या, और तुम्हें पता है रिस्पायरेशन क्या है। तो तुमने कहा 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो आपस में मिलकर रिस्पायरेशन करा रही हो, है ना, तो किस में आएंगी, रिस्पायरेटरी सिस्टम। चलो बेटा तीसरा, सभी लोग सांस खींचो, खींचो बे, रोके रहो। कहां तक गई, घुटने तक, पांव तक, लेकिन सेल्स तो घुटने में भी है, पांव में भी है, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, नहीं चाहिए, चाहिए, लेकिन हमारी ऑक्सीजन कहां तक गई, सिर्फ लंग्स तक। तुमने फूड खाया, कहां गया, पैर में गया या आंतों में गया, पैर में गया या आंतों में गया, इंटेस्टाइन में गया, स्टमक से होता हुआ इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हुआ। अब वहां से ये पूरी बॉडी में हर एक सेल तक पहुंचना है, ब्रेकडाउन होने के बाद, डाइजेशन होने के बाद फूड को पूरी बॉडी में पहुंचना है। तो जो तुमने सांस लिया, ऑक्सीजन लिया, जो तुमने खाना खाया, वो तो एक जगह पर है। अब उसे पूरी बॉडी में पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस खाने को सर्कुलेट कराना पड़ेगा, हाँ या ना, समझ में आया। जैसे बेटा ऐसे समझो कि गांव में
मैंने जो है खेती करी, ठीक है, धान की, पूरे इंडिया में पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट का यूज करना पड़ेगा, जो इधर से उधर तक हमारा अनाज पहुंचाए। वैसे ही हमारी बॉडी में होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। जब आप सांस लिए, ऑक्सीजन यहां तक गई, फटाक से ब्लड आया, ऑक्सीजन उठाया, हाथों तक गया, वहां से खाना उठाया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल्स उठाए, पानी उठाया और लेकर पूरी बॉडी में हर सेल तक पहुंचा दिया। तो क्या अगर सर्कुलेटरी सिस्टम मान लो नहीं हुआ तो क्या आप जिंदा रहोगे? तो इसका मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। लेकिन हम चैप्टर को यहां क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। इजी पड़ता है ना? चलो, अभी अभी मैंने बोला बेटा कि हमारी बॉडी में 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस चलती हैं। बोला या नहीं बोला? बोला। अब 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन चलती, मान लो A + B गिव्स आउट C। बेटा ऐसी कोई केमिस्ट्री में आज तक रिएक्शन ही नहीं बनी जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट 100% बन जाए, साथ में कोई ना कोई माइनर प्रोडक्ट जरूर बनता है, ठीक है। तो बेटा ये जो 5000 डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में चल रही हैं, ठीक है, ये साथ में कुछ ऐसे, ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी बनाती हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक है। मैंने रेड कलर से लिख दिया, ठीक है। मान लो ये डी नाम का टॉक्सिक मटेरियल भी बन गया है, ठीक है। अब ये जो टॉक्सिक मटेरियल, भाई मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही है तो सब कुछ अच्छा अच्छा बने, ऐसा थोड़ी हो सकता है ना। तो साथ में मान लो ये डी नाम का एक टॉक्सिक मटेरियल बन गया। अब ये डी नाम का टॉक्सिक मटेरियल हमारी दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये दूसरी मेटाबॉलिक रिएक्शन को इतना अफेक्ट कर सकता है, क्या पता उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग इनहिबिटर की तरह काम करने लगे, ठीक है। और रिएक्शन रुक जाएंगी, आप पिला जाओगे, मतलब खत्म हो जाओगे। इतनी बात एकदम क्लियर। तो मैं चाहूंगा कि यार ये जो डी नाम का टॉक्सिक मटेरियल, ये मान लो कोई सेल है, ये जो डी नाम का टॉक्सिक मटेरियल बना हुआ यार, ये किसी तरीके हमारी बॉडी से क्या हो जाए? बाहर हो जाए, ठीक है। और इसको हम बाहर करेंगे पेशाब के रास्ते, ठीक है, यूरिन के रास्ते, अंग्रेजी में बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डी नाम का टॉक्सिक मटेरियल हमारी किडनी तक जाएगा और किडनी में, अब लेकिन मान लो हाथ की सेल में बना है, ठीक है, यहां की सेल में बना है हाथ की, ठीक है। अब हाथ की ये बेटा सेल बना रहे हैं, ठीक है, थोड़ा हम करिए इस वजह से सेल नहीं दिख रही होगी, ठीक है। अब हाथ की सेल में मान लो रिएक्शन चली, A + B गिव्स आउट C + D, डी है टॉक्सिक। अब इसे किडनी तक पहुंचाना है, किडनी यहां पर है, ठीक है, किडनी तक पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा? ब्लड में डी को हमने डाल दिया और ब्लड लेकर किसके पास पहुंचा? किडनी। और किडनी ने यूरिन के माध्यम से क्या कर दिया? इसे बाहर। और बेटा इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसमें हम मेटाबॉलिक वेस्ट को, मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान बने हुए अंट संठ मटेरियल को, कौन से मटेरियल को? यही याद करो, ठीक है। अंट संठ मटेरियल को बाहर जो सिस्टम करेगा वो कहलाएगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। डिफाइन कर सकते हो एक्सक्रीटरी सिस्टम? यस सर। खड़े हो, डिफाइन कर। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम वो है सर जैसे कि कोई पहले सिस्टम दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर अगर हमारी बॉडी से वे वर्क करके बॉडी के मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर कर रही हैं और उनमें से अगर एक चीज भी निकाल दो तो सिस्टम का फंक्शन इफेक्ट हो जाए तो मिलकर क्या कहलाएंगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। गुड, बैठ जाओ। नेक्स्ट, अब हम इसमें पढ़ेंगे अगला चैप्टर, दैट इज 5वां चैप्टर जो आएगा हमारा, ठीक है। देखना मत, किताब मत देखना, गणित मत लगाना अपनी, ठीक है। वो आएगा बेटा मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, जिसे एनसीईआरटी आपकी पढ़ाती है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के नाम से, ठीक है। चलो, अगर मैं आपकी बॉडी की सारी मसल्स निकाल दूं, ठीक है, रीजन के साथ बताना, ये तो कोई बता देगा, गंवार भी बता देगा कि सर जिंदा नहीं रहेंगे, मतलब मैथ वाले बता देंगे, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, मतलब बायोलॉजी के रिस्पेक्ट में भाई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं मसल्स निकाल दूं बॉडी की सारी तो सरवाइव करोगे या नहीं करोगे? रीजन के साथ बताइएगा, हाँ या ना। क्योंकि सर अगर सर मसल्स निकाल ली जाएंगी तो वर्क नहीं कर पाएंगे, तो क्या नहीं कर पाओगे? नाच नहीं पाओगे? नहीं सर। राजा पे नो सर, हाँ, हंसो नहीं, बताओ। वर्क नहीं कर सकते सर हम। अगर मसल्स निकाल ली जाएंगी तो हम प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते, कोई भी एकदम से डरे रहेंगे, एकदम ऐसे ढले रहोगे, एकदम कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। नहीं, वर्क तुम्हें करना किस लिए, किससे मिलने जाना है? हाँ, सर नॉर्मली अपने सरवाइव करने के लिए वर्क नहीं कर पाएंगे सर। कौन सा वर्क नहीं कर पाओगे? सर जी नहीं, मसल्स नहीं है, तुम कौन सा वर्क नहीं कर पाओगे, हमको ये बताओ। हाँ, नाच नहीं पाओगे, हैं? हार्ट किसका बना है? हार्ट मसल्स है। और हार्ट नहीं होगा जिंदा रह लोगे? बॉडी में कौन ब्लड भेजेगा? हार्ट। और हार्ट ही नहीं होगा तो मर जाओगे, ठीक है। आपने सुना होगा इंटरकॉस्टल मसल्स, यस ठीक है। उस पेज पे वापस जाइए जिसमें मैंने वर्ड्स लिखाए हैं, है ना। कॉस्टी का मतलब लिखिए रिप्स, रिप्स। हाँ, उस पेज पे वापस जाइए। यहाँ पर एक चीज फिर मैं सिखा रहा हूँ,
कॉस्टी, कॉस्टी का मतलब होता है रिप्स। ठीक है, अभी डिफाइन करता हूं। पेज दिखाया था ना एक, जहां पे सारे वर्ड लिखे हुए थे। कॉस्टी का मतलब रिप्स, ओके। और दो शब्द और, इंटर और इंट्रा, इन दोनों शब्दों में डिफरेंस लिखिएगा, इंटर और इंट्रा। ठीक है, इंटर और इंट्रा। इंटर मतलब लिखो बेटा दो चीजों के बीच में, और जितने अंग्रेज हैं वो लिखे इन बिटवीन। बेटा अंग्रेज हो चाहे जो हो, दो चीजों के बीच में लिखना बेटा। हम भी सीबीएसई बोर्ड कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, ऐसा मैं बताता हूं, दो चीजों के बीच में। ठीक है, इंटर कहलाएगा। अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में तो इंटर वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, इंट्रा का मतलब अंदर, किसी चीज के अंदर। ठीक है, किसी चीज के अंदर। इन दोनों वर्ड्स को यूज करोगे कि बस रट के बैठ गए? यूज करना है, करा है? चलो, भले तुम्हें लाख ना पता हो, मैं तुम्हें ऐसे बता रहा हूं बेटा। इंटर और इंट्रा शब्द यूज करते हैं। इंटर मतलब दो चीजों के बीच में। हम बोलते हैं नहीं, 12th को इंटर कहते हैं। क्यों? कॉलेज लाइफ, और अगर आप 12th के साथ सेलेक्ट हो जाए तो कॉलेज लाइफ है ना, वरना कोचिंग लाइफ। ठीक है, तो कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बीच में 12th आता है ना। 12th के बाद कॉलेज में चले जाते हो, ऐसा लग रहा होगा, है ना, जाना चाहिए। तो बेटा कॉलेज लाइफ और स्कूल लाइफ के बीच में 12th आता है। इसी वजह से हम 12th को इंटर बोलते हैं। इंटर मतलब बीच में। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है हर्ट आपका, ठीक है, आपको नहीं पता कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। ऊपर वाले चैम्बर को, ऊपर वाले कमरे को एट्रिया बोलते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बीच में वॉल्स पाई जाती हैं, दीवारें पाई जाती हैं। अब इन दीवारों का नाम रखते हैं। ठीक है बेटा, दीवार को हम बोलते हैं सेप्टा। इस वर्ड को भी वहां लिखो, सेप्टा वर्ड का यूज होता है, तो सेप्टा मतलब दीवार। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की दीवार है ये, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, तो नाम क्या होगा? एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टा। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको भी बताया, रटना मत, है ना, परेशान मत हो ना, आगे सिखाऊंगा। इस दीवार, ये दीवार जो है, अच्छे से देख बेटा, रेड मार्कर से कर रहा हूं मैं। ये दीवार किसके किसके बीच में, जितनी मैंने रेड से की है? ये सर एट्रिया के बीच में। दो एट्रिया के बीच में। मानता है इस बात को? पक्का? दो चीजों के बीच में वर्ड का यूज होगा, इंटर या इंट्रा? दो चीजों के बीच में, अगर कोई चीज दो चीजों के बीच में है, इंट्रा या इंटर? अबे 12th कब आता है? रुक जाओ, देखो मत, स्कूल और कॉलेज लाइफ के बीच में, तो 12th को क्या बोलते हो? इंटर। तो एट्रिया, दो एट्रिया के बीच में, इसे क्या बोलोगे? इंटर। इंटर एट्रियल दीवार, इंटर एट्रियल सेप्टा। वैसे ही इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टा। इंटर मतलब समझ गए? नहीं समझ पाए? समझ गए? चलो फिर बताओ, आओ बेटा इधर देखो। अगर मैं बोलूं, एक वर्ड बोलूं, कहां गए मेरे लाल? चलो, अगर मैं बोलूं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, तुम्हें बताना है ये कहां के प्रेशर की बात हो रही है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। पल्मोन मतलब? हाँ, पल्मोन मतलब सर बताया सर, लंग्स। हाँ, लंग्स। ठीक है, घबराया मत करो यार, बिल्कुल चिल, दोस्त की तरह बिहेव किया करो। ठीक है, लेकिन दोस्त की तरह कुछ बोलना मत। पल्मोन मतलब लंग्स। ठीक है, इंट्रा मतलब उसके अंदर, तो लंग्स के अंदर का प्रेशर। पल्मोन में, हाँ, इंट्रा, घबराओ मत यार, बिल्कुल बी फ्रेंडली डियर। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, एकदम क्लियर। इंटर इंट्रा वर्ड यूज कर लोगे? पक्का? चलो, सेप्टा मतलब दीवार लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। सो बेटा, हार्ट किसका बना हुआ है? मसल्स का बना हुआ है ना। और अगर मसल्स नहीं होंगी तो फिर हार्ट नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा तो सर्कुलेटरी नहीं, सर्कुलेटरी नहीं तो खेल खत्म। ठीक है, तो चलो, इसका मतलब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर सिस्टम, उसके साथ साथ स्केलेटन सिस्टम। क्योंकि बेटा अगर आपकी बॉडी का ढांचा ही नहीं होगा, स्केलेटन ही नहीं होगा, तब तो आप भरभरा के गिर पड़ोगे। तो स्केलेटन सिस्टम भी बेहद आवश्यक है ना। अगला चैप्टर, इसके बाद आपका आएगा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मतलब नर्वस सिस्टम।
अब ये बताने की जरूरत नहीं कि नर्वस सिस्टम का काम क्या है ना। नर्वस सिस्टम तो आपकी पूरी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल देखता है, मानते हो? ठीक है, वो मैं मानता हूं एब्सेंट इन फीमेल्स, यस और नो? यस और नो? नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट इन फीमेल, नीट 2016 का क्वेश्चन है, यस और नो? नो सर मतलब एब्सेंट है सर, मालूम नहीं है सर। अबे मालूम नहीं, नर्वस सिस्टम फीमेल में एब्सेंट करा दे रहे हो? नहीं सर। नर्वस सिस्टम क्या फीमेल में एब्सेंट होता है? नो सर, बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल होगा, सर। होगा नहीं होगा? होगा सर। क्या नहीं होगा? स्टेटमेंट सही होगा? नर्वस सिस्टम। अच्छा चलो आओ आगे आओ। तो बेटा नर्वस सिस्टम तो पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसके बगैर तो खेल ही खत्म। ठीक है, ये मजाक था बेटा, जितने भी फीमेल स्टूडेंट हैं प्लीज बुरा मानिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे जिसे हम जानते हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम पर। लेकिन आपका जो नर्वस सिस्टम है ये बॉडी की हर एक सेल तक नहीं पहुंचता। ठीक है, तो वहां पर हम केमिकल्स की मदद से बॉडी कंट्रोल करते हैं, और केमिकल्स की मदद से जो बॉडी कंट्रोल करेंगे उसे हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम में, जिसे हम जानते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के नाम से। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम समझ गए, इंडोक्राइन सिस्टम। अब बेटा सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, वही तो फिजियोलॉजी है। बॉडी में वो सारी चीजें जो मिलकर आपको सर्वाइव करा रही हो, रिप्रोड्यूस करा रही हो। ठीक है, तो लास्ट हम क्या पढ़ेंगे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ओके चलो, लास्ट बट लीस्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गॉट इट? तो कहां से शुरू किया जाए? रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो जहां से बताया वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, इधर आओ अब। चलो, तो ये हो गए हमारे पूरे चैप्टर के सीक्वेंस, और आप समझ गए हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, और इनके थ्रू मैंने आपको बता दिया हर चीज का फंक्शन, हर चीज का काम, की भैया किसका क्या काम है और क्यों ये फिजियोलॉजी में पढ़े जाते हैं। इतनी बातें एकदम क्लियर। तो बेटा आज की क्लासेस हम यहां पर थोड़ा एंड करेंगे। ठीक है, हमारी फर्स्ट क्लास थी, हमने बायोलॉजी की जनरल बेसिक फिलॉसफी सीखी और उसका यूज सीखा। जाते जाते मेरे मन में एक सवाल है, पूछ लेता हूं। ठीक है, आइए, एक क्वेश्चन है मेरा, अच्छे से देखना और अच्छे से बताना। क्वेश्चन है इंटर, ये एम्स का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा एम्स देखकर आप खुश हो जाते हो ना, लिख दिया मैंने। एम्स का आया हुआ सवाल है, इंटर कोस्टल मसल्स, intercostal muscles are found in between ribs, okay, in between ribs, या आपका at the posterior end of stomach, near patella, near fibula। भाड़ में गया, ऑप्शन देखो ही मत, नाम पकड़ो। कॉस्टी मतलब रिब्स, गुड। मायो मतलब मसल, यहां तो मसल सीधा लिखा है। इंटर मतलब दो चीजों के बीच, वेरी गुड, मतलब दो रिब्स हैं और इनके बीच में जो मसल्स होंगी उसे क्या बोलेंगे? इंटरकोस्टल मसल्स। एंड दिस इज फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी। ये है इंपॉर्टेंस। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, और मुझे पता है मैक्सिमम लोग मतलब ये नहीं जानते होंगे कि फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी का महत्व क्या है, लेकिन जो पढ़ लिया है और जब हम इसे यूज करेंगे मां कसम पागल हो जाओगे। ठीक है, मतलब सोचोगे कि यार मतलब इसलिए सबने लेक्चर लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, ये है फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, अब मेरी जाते जाते मैं आपको एक अच्छी सी बात और बताया जाता हूं। आपके कुछ डाउट्स होंगे मन में, वो मैं क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला था कि आपकी जैसे आपकी जो है बॉडी में जो चीजों की पोजीशंस हैं, ठीक है, जैसे हाथ का यहाँ होना, पैर का इधर होना, है ना, आंखों का इधर होना, कान का इधर होना, लिप्स का यहाँ होना, नथने का इधर होना, या ब्रेस्ट का इधर होना, मतलब या हिप्स का उधर होना, जो भी कहानी है ये आखिर है क्यों? एक बायो का एक रूल है। ठीक है, क्या बोला? रूल है कि बायोलॉजी कोशिश करती है कि मॉर्फोलॉजी में सिमेट्री ले, सिमेट्री पाए। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है जब हम किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो वो क्या है? मॉर्फोलॉजी है। चीर के देखेंगे तो एनाटॉमी है। और अगर चुल्ला मतलब माइक्रोस्कोप, ठीक है, चुल्ला लगा के देखेंगे तो हिस्टोलॉजी है। हिस्टो मतलब टिश्यू, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ टिश्यू इज हिस्टोलॉजी। तो ऊपर से देखा तो मॉर्फोलॉजी, चीर के देखा तो एनाटॉमी, और माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो हिस्टोलॉजी। जब बेटा हनुमान जी ने श्री राम जी को मतलब भक्ति दिखाई थी अपनी, तो उन पे लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कि आप भाई कितना प्रेम करते हो। ठीक है, पहले उन्होंने अपनी मॉर्फोलॉजी से दिखाने की कोशिश करी, पूरा मॉर्फोलॉजी में अपने सिंदूर लपेट के चले आए थे, पता होगा आपको। ठीक है, और कहा उन्होंने कि देखिए
मैं कितना प्रेम करता हूं कि जो सीता माता वो सिर्फ यहां लगाती हैं और मैं आपके प्रेम में पूरी बॉडी में लगा दिया। अब उन्होंने एकदम मतलब एक प्रेम में उन्होंने ऐसा किया। तो जब मॉर्फोलॉजी से लोग भरोसा नहीं किए ऊपर से देख के, तो उन्होंने चीर के दिखाया, ले देख, है ना, आपने सुना होगा, है ना। तो क्या दिखाया, मॉर्फो में ही नहीं एनाटॉमी में भी बसे हैं। माइक्रोस्कोप नहीं था, नहीं तो कसम से फिर हिस्टोलॉजी में भी दिखा देते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जब किसी चीज को ऊपर से देखते हैं तो मॉर्फोलॉजी है, चीर के देखते हैं तो एनाटॉमी है, माइक्रोस्कोप लगा के देखते हैं तो हिस्टोलॉजी है। अब मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, अगर मैं अपना लिवर निकाल के दिखाऊं, क्या बोला, अगर मैं अपना लिवर निकाल के दिखाऊं आपको, ठीक है, तो बताइए आप क्या देख रहे हो, मॉर्फोलॉजी या एनाटॉमी? गलत जवाब। मुझे पता था आप यही जवाब देंगे। बॉडी के रिस्पेक्ट में एनाटॉमी, क्योंकि बॉडी के अंदर है। लेकिन जो आप लिवर देख रहे हैं वो लिवर की क्या है, मॉर्फोलॉजी। अब जब लिवर को चीर के देखोगे तो किसकी, बॉडी की लिवर की? गॉट इट। तो मॉर्फो देख रहे हो कि एना देख रहे हो, ये डिपेंड करता है रेफरेंस पॉइंट पर। बॉडी के रिस्पेक्ट में अगर आप चीर के देख के हर्ट देख रहे हो तो बॉडी के रिस्पेक्ट में वो हर्ट किस में आएगा, बॉडी की एनाटॉमी में। लेकिन हर्ट देख रहे हैं तो वो हर्ट की क्या है, समझ पाए मेरी बात को, एकदम क्लियर। तो बेटा बॉडी में जो चीजें दो हैं, ये है वो है, उसका रीजन समझिएगा। देखो नेचर सिमेट्री पसंद करता है, नेचर सिमेट्री की तरफ भागता है, ठीक है, चीजों को वो सिमेट्रिकल रखना चाहता है। गॉट इट। अब समझना, जो चीजें हमारी बॉडी में दो हैं वो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस से, मॉर्फोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, जो चीज आप ऊपर से देख रहे हो, इसी वजह से मैंने पहले मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन किया क्वेश्चन को रोककर। जो चीजें हमारी बॉडी में दो हैं वो बॉडी की हमारी सेंट्रल एक्सिस पर पाई जाती हैं। अबे कॉमन सेंस लगाओ, गलत बोला है। जो चीजें दो हैं वो सेंटर पे कैसे होंगी, कॉमन सेंस लगाओ। जो चीजें दो हैं वो सेंट्रल एक्सिस के एक इधर और एक इधर, और जो चीजें एक हैं वो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पर। गॉट इट, क्लियर है। जो चीजें बॉडी में दो हैं वो सेंट्रल एक्सिस, अरे सेंट्रल एक्सिस मतलब एक भाला डालो यहां से, समझ गए, एंटीरियर से डालो, पोस्टीरियर से निकालो, तो ठीक है, वो क्या होगी, बॉडी की सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, नाचूंगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बनेगी, ठीक है, सुनना। तो जो चीजें बॉडी में दो हैं वो सेंट्रल एक्सिस पर, और जो चीजें दो हैं वो सेंट्रल एक्सिस से एक इधर और एक इधर, ठीक है, हाँ उधर, ठीक है। और जो चीजें एक है वो बॉडी की सेंट्रल एक्सिस पर। चल भाई बोलना चालू कर, ये बताओ कान कितने, एक या दो? दो, सेंट्रल एक्सिस से एक इधर एक इधर। आंख कितनी, दो, एक इधर एक इधर, सेंट्रल एक्सिस देखो। नोज कितनी, एक, सेंट्रल एक्सिस पर। नोज की अब सेंट्रल एक्सिस देखोगे तो नोस्ट्रिल दो, तो नोज की सेंट्रल एक्सिस से एक इधर एक इधर। गॉट इट। चिन कितनी है, ठुड्डी, एक, सेंट्रल एक्सिस में जा रही है। नेक कितनी, एक, सेंट्रल एक्सिस। ब्रेस्ट कितने, दो, सेंट्रल एक्सिस से एक इधर एक इधर, ठीक है। आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस और वेजाइना, एक, तो सेंट्रल एक्सिस पर। नेवल, नाभि, एक, सेंट्रल एक्सिस पर। हिप्स, दो, सेंट्रल एक्सिस से एक इधर एक इधर। हाथ पैर, दो, सेंट्रल एक्सिस से एक इधर एक इधर, पैर एक इधर एक इधर। तो दिस इज ऑल फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। आई होप यू ऑल एंजॉय माय लेक्चर। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।